कहा कि डॉक्टर को एक बार फ़ोन कर पूछ बैठा है या नहीं बैठा। उन्हें फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब जा चुके थे। उसके घर के बगल में ही क्लिनिक था उसके। वो कह रहे ये डॉक्टर ऐसा है घर में भी देख लेता है और घर आने के पैसे लेके घर भी आ जाता है। तो उसकी वाइफ ने फ़ोन लगाया कि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या चार्जेज हैं आपके? उन्हें कहा 200 रुपया। उन्हें कहा क्लिनिक पे तो आप 40 रुपया लेते हो। कह रहे आप क्लिनिक आओ, मैं भी क्लिनिक आता हूँ। नहीं समझ आया? ये इसके घर आता तो 200 लेता, इसका घर के बगल में उसका क्लिनिक था। कह रहा आप भी क्लिनिक पहुंचो, मैं भी क्लिनिक आता हूं, आपके 40 में ही काम चलाऊंगा। दोस्तों आज का जो सेशन सुबह के दोनों वंडरफुल सेशन रहे हैं, दोनों स्पीकर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं एक फर्म बिलीवर हूं कि हम जिसके लिए जो देते हैं वही हमारे लिए लौट के आता है। और आज मैक्सिमम काम हम तालियों के लिए करते हैं कि हमारे को एप्रिसिएशन मिले, तालियां मिले, सब मिले। और सीखने वाला काम, सिखाने वाला काम जो एफपीआरटी कर रही है, एक बार हमारे राजेश भाई के लिए भी जोरदार तालियां। आज हमने राजेश भाई को दिखा देना है, जो लोग इससे जुड़े रहना चाहते हैं, कितने लोग हैं कि चाहते हैं ये सेशन कंटिन्यू रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि पहले ही हमारी टीम कम है। आज हम यहां पे सिर्फ 60 लोग बैठे हैं, जबकि हमारे यहाँ के 85 के करीब मेंबर्स हैं। और आज का टोटली सेशन फ्री सेशन था। कई फोन किए गए, कई मैसेज दिए गए, उसके बाद भी हमारे पास यहाँ टाइम नहीं है यहाँ आने के लिए। आज के कोई चार्जेस दिए क्या किसी ने? कोई चार्जेस नहीं थे और आमंत्रण सबको मिला। और फिर भी हम लोग यहाँ पे तकरीबन 70% लोग आए। तो दोस्तों एफपीआरटी देना चाहती है, वो विजन सर का था कि जिसकी गाड़ी पे एलआईसी का लोगो लगाओ, लोग दूर से ही सलूट करें। और काम हम वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन हमें वैसे सलूट नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे पेड़ पे फल लगता है ना, पेड़ पे जब फल लगता है तो इंसान उतावला है, वो पत्थर मारता है पेड़ को कि फल को तोड़ लें। लेकिन परमात्मा ने अगर वो फल हमें ना देना होता तो जैसे ही पकता जाता उसको हमारी रीच से ऊपर कर देता। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो फल नीचे की तरफ ही आता है, झुकता है। और कई बार कोई तोड़ने वाला नहीं होता तो फल टूट के भी खुद गिर जाता है। और ये जो फल जिस दिन से टूट के गिरता है, या तो कोई उसको यूज कर लेगा या वो खराब होना शुरू हो जाता। जब तक वो वृक्ष की डाली के साथ लगा रहेगा उसमें इंप्रूवमेंट आती रहेगी। ऐसे ही है, जब तक हम एजुकेशन के साथ जुड़े रहेंगे हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आती रहेगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसे सेशन होते रहें, अभी हम अनाउंस करेंगे, कुछ लोगों के 3 साल यहाँ पूरे हो चुके हैं तो उनको दोबारा से जो फीस देनी है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इसकी फीस अनाउंस की थी 30,000। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा अगर आज के दिन और या आज के अगले 15 दिन तक, 15 अगस्त तक जो 21,000 रुपया पे कर देता है उसको 3 साल की मेंबरशिप हम रिन्यू कर देंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्म आए हुए हैं और सर ने बोला है जो चाहता है बिमटेक से 5 डे का कोर्स करना, उस पर अपना नाम तो लिखा ही हुआ है, आप रजिस्टर करवाने के लिए उस पर ओके कर दे कि मैं बिमटेक में भी इंटरेस्टेड हूँ। हम वहाँ से चूज करके, क्योंकि जो सीखना चाहते हैं उनको सारी चीज़ें सर ने कहा कि देनी है, सबको कराना है। वो 5 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स होगा ना, उसमें हर तरह की इंश्योरेंस को लेके सारी पढ़ाई की जाएगी। रहना, खाना, सोना सब उन्हीं का, पढ़ना सिर्फ आपका रहेगा, पढ़ाएंगे वो। इसकी फीस बहुत जल्द आपको सर बता देंगे जो वहाँ लगेगी फीस। और बहुत लोग कहते हैं कि जैसे ये हम लोग यहाँ पे 5 स्टार में करते हैं सेमिनार, एक ऐसा सेमिनार हर 6 महीने में दिल्ली से बाहर होना चाहिए। उसके लिए कितने लोग इंटरेस्टेड है? भाई ज़्यादा लोग होंगे तो वो कोस्ट टू कोस्ट पे ही रहेगा, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं। तो उसके लिए अगर इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी आप फॉर्म पे टिक कर देंगे। बाहर का जब भी कोई कोर्स हो आप हमारे को बता दें। अब जिसको अपने बिजनेस को लेके रिलेटेड जो भी समस्या आती है, यहाँ पे 2 घंटे अगले हैं, बहुत ही पावरफुल जाने वाले हैं। जिसकी जो भी समस्या आती है, क्योंकि टीम ने, एफपीआरटी टीम ने सोचा कि आपका काम नहीं हो रहा, ये काम कैसे बढ़े, उसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं हम। 10-10 लोगों की टीम बनेगी, आपसे आपका काम पूछा जाएगा, कहाँ ऑब्जेक्शन, कहाँ दिक्कत आ रही है, सब पूछा जाएगा। लेकिन सबने बीड़ा उठाया कि आपका सबका काम होना चाहिए। क्योंकि वो आपने वो शोले पिक्चर का डायलॉग मेरा फेवरेट डायलॉग है, वो धन्नो जब भाग रही होती है उसके पीछे गुंडे पड़े होते हैं, वो कहती है धन्नो भाग, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है।
वो कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं तेरे से भी तेज भाग रही हूं, क्योंकि उनके पास 3 घोड़े भी हैं, तेरे साथ मेरी भी इज्जत का सवाल है। तो आज ये एफपीआरटी अकेली नहीं है, आपके साथ हमारी भी इज्जत जुड़ी है, इसलिए आपका काम नहीं बढ़ेगा तो हमारा चिंता का विषय है। तो आज हम फुल फ्लैज आगे आ रहे हैं। आपको कहां कहां समस्या आ रही है, कोई बड़ी मीटिंग करने में दिक्कत आ रही है, कुछ और दिक्कत आ रही है, आज सारे बताएंगे। आज यहाँ बोर्ड मेंबर पूरे बैठेंगे और सीधे सीधे आपके सवालों का जवाब देंगे, और बेखौफ होकर आपने पूरी बात करनी है। कोई ये नहीं कहेगा ये कैसा सवाल पूछ लिया। आज सर ने बोला था सवाल कभी गलत नहीं हो सकते, आंसर गलत हो सकते हैं, सवाल कभी बेवकूफी वाले नहीं हो सकते। तो जो पूछेगा वो एक बार लगेगा कि ये गलत पूछ रहा है, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए बेवकूफ नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तैयार हैं? आप अपने अपने क्वेश्चंस लिख लें। तब तक मैं सबको इनवाइट करता हूं, मैं प्रेसिडेंट साहब को बुलाऊंगा, स्टेज पे आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियां। अपने जनरल सेक्रेटरी श्री अतुल जैन जी को भी बुलाऊंगा स्टेज पे। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। संजय सिंघल जी, भाई तालियां बार बार देखो, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है तालियों की मुझे। ये एक एक शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत है, पूरा दिन निकाल के लिए आपके लिए आए हैं कि आपका काम कैसे बेहतर हो। सभी की कोई ना कोई कमिटमेंट होती है सैटरडे की। सुरेश अरोड़ा जी, सर प्लीज, बस 5 ही प्लीज। दोस्तों अब ये माइक आपके बीच में रहेगा, जिस जिसकी जो समस्या हो आप सीधा हाथ उठाएंगे, जैसे यहां से बोला जाएगा वो अपना अपना क्वेश्चन, जिसका जो भी क्वेश्चन आता है जिससे आपका काम बढ़ सकता है वो आपने पूछना है। राजेश रोठर आप इधर आए, एक माइक दे दो। क्वेश्चन करे तो उसको माइक दे देना, ठीक है? साथियों, भोजन सबका हो गया? आइसक्रीम खाई कि नहीं खाई? नहीं खाई? विकास खाई कि नहीं? और विकास को चिंता मुझे ज़्यादा रहती है। और साथियों, एफपीआरटी को 2 भागों में बांट देते हैं इसकी एक्टिविटीज़ को, एक प्री कोविड और एक पोस्ट कोविड। 2 साल महामारी में चले गए, बहुत कुछ खोया, बहुत महत्वपूर्ण साथी खोए, परिवारजन खोए, पूरा कंट्री लॉकडाउन हो सकता है ये कभी सोचा नहीं था। हुआ कि नहीं हुआ? पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो सकता है, कभी सोचा नहीं था। तो बहुत कुछ खो चुके हैं। अब वो जो खोया है उसको भी बाद में उसको रिसीव करना है, उसको प्राप्त करना है। और एफपीआरटी का जो एक विजन है उसके साथ उसको आगे बढ़ाना है। आप सबको 1 महीने के लिए राजेश चेतन बनना पड़ेगा। आर यू रेडी और नॉट रेडी? रेडी। तो साथियों, जो हमारी मेंबरशिप है 2 साल में लगभग नहीं हो पाई कोविड में, लेकिन हमने प्रयास किया कोविड में भी आप लोगों का एनर्जी लेवल बना रहे, इसलिए जूम के ऊपर कोई सप्ताह शुक्रवार ऐसा गया क्या जब आपकी क्लास ना हुई हो? मुझे बताइए। एवरी फ्राइडे मतलब कोविड था तो भी हमने कक्षा को बंद नहीं किया। फ्राइडे को 8:07:59 यही हुआ ना, और आज तक चल रहा है।
कैसे कैसे स्पीकर हमने लेके आए। अब ये क्लास जो होटल में अपनी है यह भी लगातार चलेगी आगे। एक तो आपसे निवेदन है कि जिन मेंबर्स की 3 साल की मेंबरशिप को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो अपनी मेंबरशिप को, मैंने तो कहा था 30,000 रुपये कर दो, पर हमारे बोर्ड के मेंबर्स आपके साथ हैं, इन्होंने कहा नहीं, ये बेचारे बहुत कष्ट में हैं, कोविड की मार झेल के आए हैं, अभी पैसा मत बढ़ाओ, कुछ करना पड़े, अभी 21,000 ही रखो, 15 अगस्त के बाद सोचना, बढ़ाने का कुछ सोचना है, करना है तो अभी 15 अगस्त तक पुराने रेट के ऊपर मेंबरशिप आप रिन्यू कर सकते हैं, दैट इज 21,000, 21,000 रुपया। 21,000 रुपये की मेंबरशिप रिन्यू कर लीजिए। लिस्ट आपके सामने है, बताएं तो एक बार पढ़ दीजिए आप वहां जाके। मैं नाम बता रहा हूं जिनकी मेंबरशिप रिन्यू होनी है, फार्म अभी दे रहे हैं, राजेश भैया सबको फार्म दे दो। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, आपसे 2 बातें करनी है। एक तो खुद की मेंबरशिप रिन्यू करनी है, और आप चाहते हैं कि कोविड में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई मुझे भी करनी चाहिए, तो एक नया मेंबर एफपीआरटी को आप बना के दीजिए। आप एक नहीं 2 फार्म लीजिए, एक खुद का फार्म भरना है और एक किसी का अपने साथी का मेंबरशिप करवानी है। कितने लोग करवा सकते हैं एक मेंबरशिप? वाह, मजा आ गया। तो सबको 2-2 फार्म दे दो भाई। या आपके पास एक फार्म है उसकी 5 फोटोकॉपी करो ना, क्या दिक्कत हो रखी है? हाँ, अपना तो आप भर के दे दो। अभी मैं बता रहा हूं, फार्म सबको भरना है, रिन्यू वालों को भी भरना है। और फार्म में आपको 2 काम करने हैं। किसी भी कोने में नीचे लिख दीजिए आखिरी के अंदर, आई एम इंटरेस्टेड इन बिमटेक ट्रेनिंग, तो हमको पता लग जाएगा कि बिमटेक में जाने वाले कितने लोग हैं, राइट। तो फिर जनरल इंश्योरेंस का एक 5 दिन का कोर्स, ये सर्टिफिकेट कोर्स होगा, जिसमें आपको जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, क्लेम सेटलमेंट की ट्रेनिंग, और बाद में बिमटेक का एक सर्टिफिकेट। बिमटेक एक आईआईटी आईएएम के इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन है, जहां आराम से एडमिशन नहीं मिलता। उस इंस्टीट्यूशन में आपको 5 दिन रहने का अवसर मिलने वाला है। बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूं आपको मैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये फॉर्म भरिएगा। अभी नाम बता रहे हैं संजय सिंघल जी, जिन जिन की मेंबरशिप रिन्यू होनी है, एक बार सुन लीजिए। हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। आवाज नहीं आई? खाना खाया अभी तो एनर्जी लेवल भी पूरा है, डांस भी करवा दिया तो वो एडजस्ट भी हो गया होगा। जब मैंने एडजस्ट कर लिया तो आपने भी कर लिया होगा। तो नमस्कार दोस्तों, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यस, इसी एनर्जी के साथ देश के इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, अपने जो स्पीकर साहब थे उन्होंने कहा कि क्या नाम है, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कहानी को सुनाया उन्होंने। तो सरस्वती की उसी, माँ सरस्वती की उसी वंदना को करते हुए, उसी कहानी पे आगे बढ़ते हुए, सबसे पहले हम अपने कुछ उन भाइयों का जिन्होंने पहले दिन से एफपीआरटी के इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट किया, मैं जिसका भी नाम लूंगा वो अपनी सीट पर खड़े हों और बाकी लोग उनके लिए एक बार ताली जरूर बजाएं। ये कार्यकाल 3 साल का जो है उनका सिर्फ ये पूरा नहीं हुआ, ये 3 साल वो थे जो उन्होंने सबसे पहले ट्रस्ट दिखाया। तो मैं कुछ लोगों के नाम बोल रहा हूं, जो भी यहां पर अवेलेबल है अपनी अपनी सीट पर खड़े हों, सब लोग एक बार ताली जरूर बजाते चलें। मिस्टर सीवी गणेश, एक बार जोरदार ताली। मिस्टर गया प्रसाद, महेंद्र सिंह रावत जी खड़े रहे सर अपनी अपनी सीट पे। महेंद्र सिंह रावत जी, मिस्टर पवनवीर यादव, मिस्टर संदीप डोडियाल, एक बार जोरदार ताली। संजीव कुमार दुबे, दुबे साहब। सतीश कुमार, जोरदार ताली। सुनीता चौहान, सुनीता चौहान। दिनेश, मिस्टर दिनेश गुप्ता, दिनेश गुप्ता जी। दीप, मिस्टर दीप मंगला,
मिस्टर इमरान, इमरान जी। जोगिंद्री देवी जी, मिस जोगिंद्री देवी। मिस्टर रवि कुमार भाटिया। मिस्टर सचिन गुप्ता। मिस्टर विजय पृथी, पृथी साहब। सुरेंद्र शर्मा जी, मिस्टर सुरेंद्र शर्मा। जितेंद्र जी चले गए, सरिता शर्मा जी नहीं। दिनेश कुमार, मिस्टर दिनेश कुमार तायल। सतीश कुमार शर्मा जी, मिस्टर सतीश कुमार शर्मा। प्रनीत कुमार सूदन, मिस्टर प्रनीत कुमार सूदन। मिस्टर सुशील कुमार पांडे। मिस्टर सुनील कुमार पांडे। मिस्टर विजय शर्मा, शर्मा जी। देखो इस एनर्जी के, जोरदार एनर्जी के। मिस्टर अमित पालीवाल, पालीवाल साहब। अशोक सरोहा जी, मिस्टर अशोक सरोहा सोनीपत से। पूनम बरोवा जी, पूनम जी। राकेश शरण, मिस्टर राकेश शरण। चंचल जी चले गए, और सुमन मजूमदार जी। तो ये वो लोग, हेलो, जिस प्रकार कुछ फाउंडर मेंबर थे, बोर्ड मेंबर, उसी तरीके से जो पहला बैच होता है वो बैच हमेशा के लिए चार्टर बैच होता है। चार्टर बैच जो कभी भी मेंबर बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे बनेंगे, लेकिन चार्टर मेंबर शुरू के बैच वाले होते हैं। तो ये वो चार्टर मेंबर हैं जिन्होंने, जब इस एफपीआरटी का चार्टर लिखा गया, का चार्टर लिखा गया, तो सबसे पहले ट्रस्ट दिखाया, और ये 3 साल 4 साल का कार्यकाल हमारे साथ बखूबी पूरा किया। तो एक बार सब खड़े होकर इनके लिए जोरदार ताली जरूर बजाएं। हाँ, 30 थी ना, यही बताया था ना। दोस्तों, जैसा कि अभी प्रधान जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी अतुल जैन जी अभी बताएंगे, अभी एफपीआरटी ने अपना पहला चरण पूरा किया है। दूसरे चरण में इतनी कुछ चीजें आ रही हैं, इतना कुछ आ रहा है कि आपको लगेगा कि एफपीआरटी का नया अवतार आया है। तो वो नए अवतार के लिए किस तरीके से आपकी ग्रूमिंग की जाए, ग्रूमिंग के ऊपर भी सेशन होंगे। आज के दोनों सेशन आपने देख ही लिए हैं, किस तरीके से हमारी नॉलेज को, बहुत सारे ऐसे नीश प्रोडक्ट हैं जिसको कोई छेड़ ही नहीं रहा, 1000 में से एक आदमी भी नहीं करता, उन प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाएंगे। किस तरीके से आपको वीडियो एडिटिंग और वीडियो बनानी है, अपनी लोगों तक पहुंचाना है अपनी बात को, मास में क्लाइंट को कैसे क्रैक किया जाए, और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें। जैसे आज एक हमने ट्रायल किया, एक फोटो शूट किया अपने बोर्ड मेंबर्स का, इसी तरीके से आपका फोटो शूट लेकर किस तरीके से एक अच्छी फोटो आए, आप अपने क्लाइंट को भेजें, अपने पोस्टर्स पे, अपने क्रिएटिव्स पे लगाएं। नहीं तो कभी कभी हम फोटो मांगते हैं तो फोटो भी अच्छी नहीं मिलती। और भी बहुत सारी चीजें नए अवतार में आएंगी, तो उसके लिए एक बार जोरदार ताली से आपका फिर से स्वागत। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सबको फॉर्म मिल गया क्या? ओके, तो ये फॉर्म फिलअप करना है। बैंक डिटेल ग्रुप में पोस्ट कर दी गई है, पोस्ट कर दी गई है। आपने बैंक डिटेल पे जाके 21,000 रुपया बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट अतुल जैन साहब को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और फार्म भी भर के, अभी भर के यहीं पे ही, इसमें मुश्किल से आपको 3 मिनट लगेगी। ये फार्म भर के आप तुरंत वापसी कर दीजिए। और राजेश भैया जो हाथ उठाए उसका फार्म ले लो, ठीक है। और बैंक डिटेल आप अपनी, हाँ ले, दो हाथ उठ रहे हैं उनके फार्म लेते जाओ। वेरी गुड, वंडरफुल। किसी को एक्स्ट्रा फार्म चाहिए? फार्म अपने वक्त खत्म तो नहीं हो गए हैं? आपको 2 फार्म चाहिए है? अभी लाइव मेंबरशिप हम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ 3 साल की मेंबरशिप। आपका मन है, अच्छी बात है। मैं अब दूसरी बात, ये आप अपने फार्म दे दीजिए भर के फटाफट। ओके, आप मुझे बताइए, आप लोग जनरल इंश्योरेंस का काम सीखना चाहते हैं ईमानदारी से, या नहीं सीखना चाहते? आवाज, इसका दम नहीं है आवाज में कोई।
हम ऐसे पागल हो रहे हैं, आपका मन ही नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि सच में मुझे ईमानदारी से मुझे जनरल इंश्योरेंस भी सीखना है। खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ, अरे एक बार खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। जिसने Okay. सीखना है ना, ज़्यादा लोग नहीं है, 50% लोग सीखना चाहते हैं। 50% 50% लोग ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो लोग अभी हाँ। फॉर्म में बिजी हो गए, अच्छा फॉरम में बिजी है। वो समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा बैठिए, मैं दोबारा से बोलता हूँ, बैठिए। हम लोगों को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बिमटेक दे रहा है। मैं दो बातें करना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग, आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन आपके बिजनेस में ही आए, तो आप अपने बच्चे को बिमटेक में एडमिशन करवाइए। मदद करने के लिए राजेश चेतन तैयार है। और आप ये चाहते हैं कि मैं ही दुखी हूं, बच्चों को क्यों तंग करूं? बस अपने प्राण जब तक है तब तक कर लेते हैं, बाद में छुट्टी करेंगे। हाँ हाँ, फार्म सबको भरना है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड, हमको डाटाबेस बनाना है। फार्म सबको भरना है, सबको, गोल्ड को भी भरना है, क्योंकि आपको डाटाबेस बनाना है। ये फार्म भर दीजिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, फार्म सबको भर के देना है। साथियों, मैं जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि अभी दो काम है। एक तो एफपीआरटी की मेंबरशिप रिन्यू करना, नए मेंबर्स के लिए आपने फॉर्म लेना, और एक मेंबर कम से कम एफपीआरटी को आपने ऐड करके देना है। दूसरी बात, इस साल में ये चाहते हैं कि कुछ नए नए प्रयोग किए जाएं, आपको और आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। तो उसके लिए पहला प्रयोग जो हम कर रहे हैं वो है बिमटेक में 5 दिन की जनरल इंश्योरेंस की ट्रेनिंग। अभी इसी फार्म के किसी कोने में नीचे लिख दीजिए, आई एम इंटरेस्टेड इन बिमटेक ट्रेनिंग। तो हम एक ये समझ लेंगे कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। बिमटेक से टाई अप करके उसकी डेट्स फिक्स हो जाएंगी, उसकी फीस जो भी बिमटेक लेगा, अपने को कुछ नहीं चाहिए, एफपीआरटी की कोई इच्छा नहीं है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस। जो भी खर्चा एफपीआरटी वो बिमटेक बताएगा वो अब आपको बता देंगे, और उनके ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है सीधा। उनकी अकाउंट डिटेल ले लेंगे बिमटेक वालों की, वो आपको उनके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना है, और 5 दिन के लिए आपको जाना है, और वहाँ पर हम आपको जनरल इंश्योरेंस सिखाने का प्रयास करेंगे। जिनका फार्म भरा गया है वो हाथ उठा दीजिए, राजेश भाई ले लेंगे। तो भाई कुछ हाथ उठ गए, यहाँ से ले लो राजेश भाई, इधर सुनील भाई ले लो। बैंक डिटेल मिल गई क्या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ, अभी कल परसों भेजिए। एक बार फिर ट्रांसफर, एक बार फिर डाल दो, पोस्ट कर दो। अच्छा ध्यान रखिएगा, आपने अपनी मेंबरशिप रिन्यू जल्दी से जल्दी करनी है, नए मेंबर भी जल्दी से जल्दी बनाने हैं। 15 अगस्त के बाद 3 साल की मेंबरशिप 30,000 रुपये की हम करने जा रहे हैं। तो आपके पास कुल मिला के 15 दिन का टाइम है। 15 दिन में आपको नया मेंबर बनाना है तो बना लीजिए 21,000 रुपये में, और अपनी मेंबरशिप तो रिन्यू करनी ही है। गोल्ड की कितनी रखी हुई है जी? गोल्ड की भी नहीं कर रहे हम लोग, गोल्ड अभी कर नहीं रहे। ओनली 3 ईयर की मेंबरशिप, ठीक है ना? अभी 3 साल की मेंबरशिप सिर्फ, अभी कोई प्रस्ताव नहीं है गोल्ड का करने का। एक ही प्रपोजल है, 3 साल की मेंबरशिप करो, ठीक है? थोड़ा थोड़ा स्पेल में चलते हैं, कोई लंबा करने की जरूरत नहीं। एक्चुअली ये सामाजिक संस्था है राजेश भाई, सामाजिक संस्था में वॉलंटियर जब तक एक्टिव है तब तक ही काम कर सकते हैं आप। सो सिंपल। बहुत अच्छा, भगवान फटाफट इकट्ठे कर लो सबके बाहर। अच्छा एक काम और करते हैं, ये मेंबरशिप की पीडीएफ फाइल भी ग्रुप में डाल दो। आपको मेंबरशिप के फॉर्म जितने प्रिंट करने हो, पीडीएफ फाइल ग्रुप में डाल दी है, प्रिंटर पे जाके बटन दबाइए, प्रिंट कर लीजिए। पीडीएफ फाइल भेज दी है।
और बैंक डिटेल भेज दिया है। किसी को मेंबर बनाना हो फॉर्म दो, फॉर्म फिलअप करवाओ, बैंक में पैसे जमा करवाओ, मेंबर हो गया। और फोटो खींच के भेज दो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 2-3 मिनट में सारा काम पूरा कर लो। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब आगे क्वेश्चन शुरू कर देंगे। अभी सुनील जी आ जाओ, माइक पर आ जाओ। दोस्तों अब अपना अपना हाथ उठाएं जिसका जो भी क्वेश्चन है, और हमारे पास 1 घंटा है। राजेश जी उनको माइक दो, भैया को। भैया अपना नाम बताना है और जो भी क्वेश्चन है आपका रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है। प्रवीण गंभीर। सर मुझे लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही है। आप थोड़ा ये बताओ, आप करते कैसे हैं? लीड के लिए क्या एफर्ट करते हैं? सर मैं पुराने जो क्लाइंट हैं उन्हीं से रेफरेंस मांगता हूँ और व्हाट्सएप पे अपना इमेज वगैरह डाल के भेजता हूँ, नए नए प्लान जो आते हैं, यही काम करता आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं? हूँ। 5000। कितने? 5000। 5000? हाँ जी। ये 5000 10,000 कैसे हों, या कभी आपने कोशिश की क्या? नहीं सर, मैं तो ये सोचता हूँ इतना ही बहुत है। कागज पेन लेके बैठे हैं क्या? हाँ जी बैठे। आप अपार्टमेंट में रहते हैं कि गली मोहल्ले में रहते हैं? सर मैं सुभाष नगर रहता हूँ, बिल्डर फ्लोर में। उल्लासनगर। हाँ जी। आपके मोहल्ले के कोई रेजिडेंट वेलफेयर है क्या? है सर। है। उसकी कोई डायरेक्टरी भी होगी जरूर? नहीं सर, वहाँ की डायरेक्टरी नहीं है। जरूर होगी सर। मेंबरशिप के फॉर्म भरवाए होंगे लोगों से? नहीं वैसे छोटे से मतलब 8, 10, 20, 15 लोगों ने अपने पार्क का थोड़ा सा काम देखते हैं वो लोग। अच्छा, आप किसी मंदिर जाते हैं क्या? मंदिर में जाते हैं सर। हाँ, मंदिर की कोई डायरेक्टरी होगी? पूछ लूंगा सर वहाँ से। अरे साहब, आज तक पूछा क्यों नहीं? आपका निगम पार्षद होगा, हाँ जी। उसके पास एक वोटर लिस्ट होगी विद मोबाइल नंबर। होगी। कभी दोस्ती की आपने? उसको कभी चाय पे बुलाया निगम पार्षद को? नहीं। फिर काहे कि आपको मिलेगा बताओ? हरकत में बरकत है, मैं हमेशा बोलता हूं। आप मेरे साथ 3 दिन रहो, आपके मोबाइल में 25,000 कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, फिर भी प्रॉब्लम रहेगी क्या? नहीं। फिर अरे भैया, जहां जहां से लोग मिलते हैं, मोहल्ले की रेजिडेंट, मेरे इस मोबाइल में सेक्टर 15 के सारे कॉन्टैक्ट सेव है मेरे पास, जहां मैं रहता हूं। जिस मंदिर में जाता हूं उसके जितने ट्रस्टी हैं सबके नंबर सेव हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, उसके 1300 के मेंबर के कॉन्टैक्ट सेव हैं। समझ रहे हैं बात को आप? जैन समाज का मैं मेंबर हूं, मेरे स्थानक की जो लिस्ट है वो सारी की सारी मेरे मोबाइल में। फिर कोई कमी रहती है क्या? नहीं। ये विजन तो खोलो अपना। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने मोहल्ले की रेजिडेंट वेलफेयर की पूरी डायरेक्टरी उनके मोबाइल में है? कितने लोग हैं? रेज योर हैंड। 3 लोग बैठे। तो आप लोग कर क्या रहे हो भाई? आज यही काम कर लो 1 हफ्ते के अंदर। मैं कुछ टिप दे देता हूं आपको। आपके कॉलेज की, आपके स्कूल की कोई एलमुनाई होगी। कितने स्कूल की, कॉलेज की एलमुनाई है? उसकी डायरेक्टरी सब बनती है कॉलेज स्कूल से, वो लाओ। आपके कॉलेज स्कूल के जो पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल बिमटेक की बड़ी स्ट्रॉन्ग एलमुनाई है। हर कंपनी में बिमटेक के बंदे बैठे हैं। मेरा बेटा राघव जो है, उसका कोई काम रुकता नहीं है। कहता है जी फलाना कंपनी का सीईओ हमारा बिमटेक का स्टूडेंट है, फलाना हमारा स्टूडेंट है, फलाना हमारा स्टूडेंट है। आप कहीं तो पढ़े होंगे, इस स्कूल में तो गए होंगे। स्कूल की भी एलमुनाई होगी, कॉलेज की भी एलमुनाई होगी, उसकी डायरेक्टरी मंगा के फीड करो। निगम पार्षद से दोस्ती करो, उसके पास आपका 2, 2.5, 3 किलोमीटर का डाटाबेस है, लाओ ना अपने मोबाइल में फीड करो। आपके रिश्तेदार सारे आगे गए मोबाइल के अंदर, चेक करो। आप जब इसके ऊपर काम करेंगे तो आपकी लीड्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके? ओके सर। ठीक है। गंभीर साहब, कुछ ऐड कर रहे हैं? हेलो। इसके साथ साथ
आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हो, बहुत कम खर्चे में एक छोटी सी एक्टिविटी हो जाएगी। आप अपनी RWO के कांटेक्ट करो और आपका ऑफिस या घर, ऑफिस कोशिश करो उसके आसपास में RWO से कांटेक्ट करके, या कमर्शियल है तो कमर्शियल को कांटेक्ट करके उसको कांटेक्ट करके आप एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाओ वहां पर। और कभी भी देखना कि ब्लड डोनेशन कैंप में एक लेवल से नीचे के लोग, कभी जल्दी से किसी रिक्शा वाले को ब्लड डोनेट करते हुए देखा है क्या? मैं ऐसा किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बट एक थॉट से ऊपर वाला आदमी ब्लड डोनेट करता है। कोई ऐसा सोशल कॉज करो और उसमें अपनी आसपास की सोसाइटी को इन्वॉल्व कर लो। उसके थोड़े से सिंगल कलर के 500-700-1000 पैम्फलेट छपवाओ और आसपास में बंटवा दो। नीचे अपनी एक पट्टी डाल दो, अपनी फोटो, अपना नाम और अपना प्रोफेशन लिख के डाल दो, ऑर्गेनाइज्ड बाय। बस आप उसके बाद आपके एरिया में आपको आपसे ज्यादा लोग जानते होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश जी। सभी को मेरा नमस्कार जी सर। मेरा एक क्वेश्चन है, आज HUF का जिक्र आया था कि 1.5 लाख की एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हैं, जी। तो गवर्नमेंट जॉब वाला भी कर सकता है? HUF अकाउंट कोई भी खोल सकता है। वो आपके परिवार का अकाउंट होता है जिसमें आप कर्ता होते हैं, आपकी वाइफ होती है और आपके बच्चे होते हैं। वो 4 लोगों का अकाउंट होता है। उसकी जो इनकम होती है कहीं से भी जनरेट होती है, उसके लिए आप 1.5 लाख का रिबेट ले सकते हैं। लेकिन HUF का सबसे बड़ा ये है, HUF के लोग ही उसमें इंश्योरेंस करा सकते हैं। वो पैसा जो भी किसी की डेथ होती है तो HUF में ही आता है, HUF से बाहर नहीं जा सकता। वो पैसा HUF के लिए यूज होता है, HUF से अकाउंट से ही जाता है। उसका फॉर्म भी अलग भरा जाता है। वो अपनी इनकम से दे सकता है क्या? अपनी इनकम HUF जो क्रिएट करते हैं ना, फंड क्रिएट करते हैं HUF, वहीं से देना पड़ता हाँ वहीं से ही देना पड़ता है। है? तो 1.5 लाख की रिबेट भी उसी में ले सकते हैं? हाँ उसी में ले सकते हैं रेट। तो इसीलिए बोला ना, एक एक्स्ट्रा फाइल बन जाएगी। आप 1 मिनट से सर भी कुछ ऐड ऑन करेंगे। देखो HUF में ना, HUF का मतलब क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप एक आदमी जो मैरिड आदमी है वो 2 रिटर्न भर सकता है, एक तो इंडिविजुअल, एक पूरे परिवार के लिए। वो हमारे पास हिंदुओं में एक इनकम टैक्स में ये दिया हुआ है कि भाई हम एक और पूरे परिवार के लिए एक अलग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और 80C की रिबेट जो इंडिविजुअल को मिलती है वो HUF को भी मिल जाएगी। और उसके अंदर जो आपके पास अपने परिवार से विरासत में कोई चीज़ मिली है, कोई प्रॉपर्टी मिली है, उसको आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मेंबर भी चाहें अपनी प्रॉपर्टी को HUF में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। और उस प्रॉपर्टी का रेंट भी आप उसकी इनकम जनरेट कर सकते हो उस प्रॉपर्टी से। तो इस तरह करके आप अपने इनकम टैक्स में इसका लाभ उठा सकते हो। एक आदमी 2 रिटर्न भर सकता है, मैरिड आदमी। हाँ 1 मिनट माइक। हाँ गुप्ता जी माइक। वो इसमें डाल सकते हैं क्या? वही इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हुई ना। अच्छा, वो इसमें डाल वही सकते हैं। वो जो तो कैश मिले, प्रॉपर्टी मिले, वो सब इसमें आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो उसमें बस प्रोवाइडेड, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है हाँ कि इसमें जो प्रॉपर्टी है हाँ और शादी हो गई तो वो जो उसकी मिसिज, मान लो बच्चे की मिसिज, बच्चे की शादी होगी, उसकी मिसिज, उसका बच्चा, उसके आगे बच्चे, सब भाई जन्म उसके को पार्टनर बनते चले जाएंगे। अच्छा, हर एक का राइट अराइज होगा। ये HUF में राइट बाय बर्थ होता है। जो बहन, उस पेड़ से जो भी आएगा, कहने का मतलब जो आपके बच्चे हैं, जो आपका बेटा है, बेटी है, उनके भी बच्चे हैं, वो सारे इसके पार्ट बन जाएंगे आगे आने वाली लाइफ में। हाँ, और जो हमारी जो दादा इलाही संपत्ति है वो सेल आउट होती है, उसको हम इसमें डाल सकते हैं। अगर होगी बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अरे भाई पहली जनरेशन बेटा बच्ची होगी, बिना माइक के उसके कोई ना बाद बोले, क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा कुछ भी। हाँ इनको दो, भैया को दो, पुरी जी को। आप ही लोगों के लिए बैठे हैं सब लोग यहाँ। मैं कहता HUF में ना जो लड़की होती है और जो उसके बच्चे होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि वो ब्याह के दूसरा घर चली जाती है, वो दूसरा का कास्ट अपना लेती है। मेरे तो वो भैया उसमें शामिल पहली होती है। जनरेशन हाँ, है। बेटा और बेटे के बच्चे पुरी वो साहब, उसमें शामिल होंगे।
HUF पुरी साहब, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, मेरा बेटा है और उसके 2 बच्चे हैं ना, वो जब तक यहाँ है, अगर बेटी है उस घर चलेगी, वो उस HUF की मेंबर बनेगी। ये मैं कह रहा हूँ। वो तो तब जब बच्चा है तो वो तो बनेगा ना, बेटा वो तो इसका है ना। बॉय, ओनली बॉय, नॉट गर्ल। अच्छा चलो ठीक है ना? ठीक। अच्छा, Thank you, पुरी साहब, thank you। मेरा एक सवाल और है। मैं एक्टिविटी करता हूँ अपने मार्केट में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या मॉल में जाके ना, लोगों को अपने विजिटिंग कार्ड अगर बांटता हूँ, उनका नंबर लेता हूँ। पिछले 4-5 महीने से एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैंने 2100 लोगों के नंबर इकट्ठे किए हैं। लेकिन मेरे को दिक्कत यहाँ पे आती है कि ना, जब उनको कॉलिंग करते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ तो अपॉइंटमेंट मिलती नहीं, बहुत दिक्कत हो जाती है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती मेरे को। मैं डाटा तो बहुत काफी इकट्ठा हो गया। ऐसी दिक्कत किसी और को भी आती है? तो फोन पे क्या बोलूं कि मेरे को लोग मिलने को बुला लें, ये पूछ रहा हूं मैं। अपॉइंटमेंट के लिए क्या बोले? कोई ऑडियंस में से इसका आंसर करेगा? एक बार इनको हुड्डा जी को दो, हुड्डा जी को। क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बोला है कि मैं मार्केट से विजिटिंग कार्ड इकट्ठे करता हूं, नंबर नोट करते हैं। आज 2100 नंबर इनके पास हो गए हैं, लेकिन जब भी फोन करते हैं वहां से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ऐसा ये क्या बोले कि लोग इनको अपॉइंटमेंट दें? जी चलिए हुड्डा जी प्लीज। जी दोस्तों नमस्कार। अब जैसे विकास जी ने कहा, नंबर तो बहुत इकट्ठे हो गए हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अक्सर ये सभी के साथ होता है, अपॉइंटमेंट जब तक जान पहचान ना हो मिलती नहीं है। बट अनजान को भी आप फ़ोन कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं विकासपुरी तो LIC से, और सर मैं आपको वहाँ मिला था मार्केट में, आपकी मेरी मुलाकात हुई थी, तो सर मैं आपके साथ एक बार बैठना चाहता हूँ 5 मिनट के लिए। मैं आपके साथ एक कप चाय पीना चाहता हूँ, क्या आपके ऑफिस में मिलेंगे या घर पे मिलेंगे? तो कोई वो आपको आंसर क्वेश्चन जरूर करेगा कि भी आप क्यों मिलना चाहते हैं, कैसा आया, या पहले काट देते फोन। तो जहां तक जो मैं अपनी बता रहा हूं, मैं कैसे अपॉइंटमेंट लेता हूं। हाँ हुड्डा जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। एक बार हुड्डा जी के लिए जोरदार तालियां। सर प्लीज समय को बाद में मौका देंगे। देखो एक बात समझो, विजिटिंग कार्ड लेने से ज़्यादा इफेक्टिव है सर्वे फार्म भरवाओ, सर्वे फार्म क्रिएट कर लो। मैं LIC ऑफ इंडिया से आया हूँ, हमारी कंपनी एक सर्वे कर रही है। उस सर्वे के लिए एक फॉर्म 5 मिनट में आप भर सकते हैं क्या? उसमें कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, रिटायरमेंट के बारे में, फलाने के बारे में, आप क्या करते हैं, आपकी इनकम क्या है, आपकी सेविंग क्या है, कुछ क्वेश्चन बना लीजिए। वो फार्म अगर आपने भरवा लिया उससे, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलने में भी आराम हो जाएगा। विजिटिंग कार्ड लेने से ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप कोई सर्वे फार्म पर काम करो। शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? एक छोटी सी फोन पे तो एक ही बात बोलनी पहले बताई थी, आप भूल जाते हो। सर ये बोलना है 100 करोड़ रुपए की पॉलिसी, प्रीमियम 0, आर यू इंटरेस्टेड? मैंने बताया था, सिखाया था। अब उसका अगर रात को सपने में उसके नींद ना उड़ जाए, फिर तो बुलाएगा नहीं विकासपुरी को। 100 करोड़ रुपए की पॉलिसी सर बेचता हूं, प्रीमियम 0 लूंगा, आर यू इंटरेस्टेड? क्या होगा? आप इंटरेस्टेड हो 100 करोड़ पे, आप अपॉइंटमेंट दे रहे हो ना को, आहा 2 करोड़ तक 2 करोड़ कह दो। आप मिडिल क्लास में जा क्यों रहे हो? बड़े में जाओ ना। तो मैं छोटा सा चेंज कह रहा हूं केवल। एक तो LIC बोलना ही बंद कर दीजिए, हमेशा कहिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो आदमी को ना LIC जल्दी सुनाई पड़ता है। सेकंड, मैं जो बताता हूं वो कहिए मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं। एक हल्का सा शब्द, जब आप एजेंट बोलते हो ना और LIC, 2 चीज हटा दीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। हम लोग इसको कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम को लगभग 90% अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं इस समय। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सेशन जाएगा, आप क्वेश्चन पूछते रहें। DO साहब को दो, मारे तो भाई DO हो तुम उस दिन से ही। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो जो HUF हम बनाते हैं, जैसे मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, तो उसमें जैसे कोई सैलरीड क्लास है तो वो उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे मतलब
फैमिली से मिली हुई कोई प्रॉपर्टी नहीं है एचयूएफ में ऐड करने के लिए, तो वो क्या जो अपनी इनकम है उससे वो अगर पैसा देता है तो उस पर क्या टैक्स सेविंग उसे मिलेगी जो पैसा उसने एचयूएफ को ट्रांसफर किया? देखो, एचयूएफ को पैसा कैपिटल से कोई रिबेट कैसे मिलेगी? इनकम पे रिबेट मिलती है ना, कैपिटल पे तो रिबेट मिलती नहीं है। ओके, जी जी। उसकी उस पैसे से आप इनकम जनरेशन का कोई जरिया बनाइए तो रिबेट मिलेगी ना। जी जी जी। दूसरा सवाल यह है सर कि जो हम काम कर रहे हैं अभी, पहले हम स्टार्टिंग की बात करें तो अकेले करते थे, पीआरटी के साथ सफ़र स्टार्ट हुआ तो हमने सबने ऑफिस बना लिए, स्टाफ रख लिए। अभी क्या होता है कि हम स्टाफ को की जो ट्रेनिंग का मैटर है वो सबसे बड़ा इशू है हमारे साथ लगता है, क्योंकि हम अपने स्टाफ को वो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं जिसका वो हकदार है, जिससे वो बेटर और काम कर सके। तो मुझे लगता है कि एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि स्टाफ की भी एक ट्रेनिंग अरेंज की जाए। जिस कोई नहीं सर, आई एम रेडी। जी 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 जी। तो अगर स्टाफ की भी एक ट्रेनिंग की जाए तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और स्टाफ से जो हम का मतलब ट्रेनिंग या काम का तरीका, ऑफिस को मैनेज करने का जो तरीका है उस पर कुछ मार्गदर्शन दें। थैंक यू। मैं बोल बैठ जाइए सर। पवन जी, जो स्टाफ को ट्रेनिंग की बात है ना, वो ट्रेनिंग बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो काम है वो कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है कि जो बहुत टेक्निकल है या लोगों को समझ नहीं आएगा। ये ना मतलब आपको एक्सपीरियंस, उसको जो काम आपने मान लिया सपोज 300 फॉर्म भरने के लिए दे दिया, सपोज उसको नॉमिनेशन का फॉर्म भरने के चेंज कराने के लिए दे दिया, आपको उसको 1-2 बार 4 बार चेक करना है। आपने उसको सिखाने का कुछ काम हमारे यहाँ प्रोफेशन में है भी नहीं। ऑनेस्टली हमारे पास कितना, आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या काम, मतलब LIC के अलावा और क्या? LIC और हाँ, अब जैसे मेडिक्लेम है सपोज, तो आप एक बारी मेडिक्लेम में जैसे क्लेम्स आते हैं तो आपने बता दिया कि ये जो जिस भी कंपनी से मान लिया करते हो, आपका उसका टोल फ्री नंबर या आपका कोई रिलेशनशिप मैनेजर उसका नंबर अपने डाउनलाइन को दे दो, भाई ये है, इससे बात करना। और उसको उस बंदे को जो भी आपका रिलेशनशिप मैनेजर उसको बोल के रखो कि सर ये मेरे ऑफिस से फ़ोन करेंगे, भाई मेरा काम बिजनेस डेवलपमेंट का है और मेरे काउंटर पार्ट है, ये हमारे ऑफिस से ही हैं और ये आपको इसके लिए बात करेंगे और आपको उसको प्लीज़ उसकी हेल्प करना। आप देखना 100 में से ना 80, 70, 50, 60 केसेस वो बच्चा ही आपका हैंडल कर लेगा। उसके बाद जो बचते हैं 20, 30, 15, अब आज हमारे पास जैसे हमारी टीम है, हमें तो ऑफिस के रूटीन के काम तो हमें पता ही नहीं क्या कैसे होते हैं, बस सिर्फ उनको एक बारी बताया गया कि भाई तुम्हें ये यहाँ पे यदि इसका ओरिएंटल का क्लेम आएगा तो रक्षा में कैशलेस की बात करनी है, यदि न्यू इंडिया का क्लेम आया तो आपको हिडपा में बात करनी है। और जिन जिन कंपनियों से हम काम कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप मैनेजर के नंबर तो इजीली मिल जाएंगे हमारे को, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं से हमारे से लिंक और सिंक है, ठीक है। तो हमारे को क्या है, और ये आप सोच के चलो कि स्टाफ को हम ट्रेनिंग दे देंगे और ट्रेनिंग हमारा, आप समझना, मैंने ये बात अपने कैरियर में समझी है, मैं जॉब भी करी है और आज मैं अपने काम में भी हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है, जो सपने आपके हैं ना वो स्टाफ के नहीं है, सपने आपने लिए हैं तो उसको पूरा करने की जिम्मेवारी आपकी है। आपको तो स्टाफ को बोलना है और उसको फॉलो अप रखना है बस, सिर्फ मेरे हिसाब से। कोई हमारे पास ऐसी, मुझे म्यूचुअल फंड नहीं करता तो मुझे म्यूचुअल फंड की टेक्निकलिटीज़ नहीं पता कि क्या है, बट लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, ठीक है। पॉलिसीज आए, आपको एक बार आप लड़की को बोलो कि भाई जो पॉलिसी आए ये चीज़ें चेक करनी है, नाम सही है, नॉमिनेशन सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, वाइफ का नाम ठीक है, बच्चों का नाम ठीक है, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ ठीक है। आप 10-15 दिन उनको समझाओ कि भाई ऐसे ऐसे, और उनको दोबारा से जब वो नए प्रपोजल आते हैं उनको चेक करो एक बारी, धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिल जाएगा लोगों को। कोई मतलब मैं ट्रेनिंग कहें कि यहाँ पे करके ट्रेनिंग कराएंगे ना तो बड़ा डिफिकल्ट सा मैटर हो जाएगा ट्रेनिंग का, कोई भी सिंक नहीं कर पाएगा। क्योंकि मतलब किसी ने ट्रेनर ने बता दिया कि भाई आप लाइफ इंश्योरेंस की बात कर दी, वहाँ पे वो आप मेडिक्लेम के लिए एक्सपेक्टेशंस ले रहे हो, तो अपने स्टाफ को आपको थोड़ा सा टाइम देना है और उसी से कराना है। उसको बोलना 1 बारी 2 बारी 4 बारी समझा दो, उसके बाद कहना अपने आप करके ले आएगा, तो वो आपको कर देगा। क्योंकि हमारे पास, हमने जब राहुल जैन एक ट्रेनर है, मैंने उनसे ट्रेनिंग ली थी, तो उन्होंने ये कहा था, हम क्या होता है स्टाफ काम नहीं करता, हम खुद करना शुरू कर देते हैं। वो कहता था यार यही तो तुम्हारे, वो स्टाफ भी तो यही चाहता है। स्टाफ क्या चाहता है कि भाई आप काम करो, स्टाफ भी ये चाहता है कि, क्योंकि हम इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, भाई यार छोड़ तू, तेरे से नहीं हो रहा, मैं वो तो यही सोच के आया था कि बाबू को काम पे लगाना है सुबह, आप सोच के कुछ और जाते हो ऑफिस में और वो आपको काम पे लगा देता है।
आप मेरे साथ हुआ है, मेरे पास ऑनेस्टली मेरे साथ मेरे ऑफिस में हुआ है, मैंने मेरा स्टाफ को मैंने दिया, उसे कहा ऐसा हो नहीं रहा, मैं कहा ठीक है, मैं कहा जाओ अपने घर पे, मैं कह रहा सर क्या, मैंने कहा काम मुझे करना है तो फिर मैं तनख्वाह भी क्यों दूंगा यार, मैं कहा 4 इसके सोल्यूशन लेके आओ, 4 में से कोई एक मुझे समझ आएगा अच्छी बात है, नहीं तो 5वां बताऊंगा तब जब 4 तुम्हारा दिमाग लगे। आज मेरे ऑफिस में 95% लोग मेरे से पूछते नहीं कुछ भी, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कहा यदि मुझे ही करना है भाई तो मैं सैलरी का भी प्रेशर क्यों अपने ऊपर रखूं फालतू में, ठीक है ना, सैलरी रखने का फायदा नहीं है ना कुछ भी, यदि मुझे ही करना है तो मैं कर लूंगा आराम से। तो अपने को आपको ही अपने स्टाफ को जो भी आपको हैं उनको फाइन ट्यून करना। और ये एक आर गोपीनाथ सर से हम ट्रेनिंग लेते हैं, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हायर द नॉर्मल पीपल एंड मेक देम चैंपियन। आप चैंपियंस मत ले लेना अपने पास, वो आपको फिर हिला देंगे। आप नॉर्मल लोगों को लो जो जिसका बस थोड़ा सा ठीक सा कंप्यूटर है, थोड़ी सी बातचीत बोलने का तरीका अच्छा हो, है थोड़ी सी हैंड राइटिंग ठीक सी हो। बहुत बड़ा एजुकेटेड आपको MBA बच्चे अभी फिलहाल इस हालत इस स्टेज पे नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चे चाहिए, वो आपका काम आराम से निकाल देंगे। उनको थोड़ा सा फाइन ट्यून करते रहो, हमेशा अप्रिशिएट करते रहो, जो भी काम करें वेल डन एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, ये काम ने तुमने बहुत अच्छा कहा। हमारे पास स्टाफ मेल करता है तो शाम को जिसका मेल में मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया है, मैं उसको एक्सीलेंट लिख करके भेजता हूँ, तो सवेरे वो डबल मोटिवेशन पे होता है। और बाकी सब जो लोग पढ़ते हैं वो उनको लगता है कि हमें भी एक्सीलेंट मिलना चाहिए, बस ये सिस्टम है। इसके अलावा कभी भी जुड़ते हो स्टाफ के रिलेटेड, आप मेरे पास कभी भी यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ठीक है। देखिए इसमें एक शब्द जोड़ देता हूँ, ट्रेनिंग के लिए, वो शब्द है आर्टिकलशिप। सुना आपने ये शब्द, क्या होता है आर्टिकलशिप? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है ना, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी CA के अंडर करता है। क्या करना चाहिए? स्टाफ को आपने ट्रेनिंग खुद तो देनी ही है, उसको 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए डेवलपमेंट ऑफिसर के पास ब्रांच में भेज दीजिए। आप 2-3 दिन के लिए अपने किसी साथी एजेंट के पास उसके ऑफिस भेज दीजिए कि मेरा एक स्टाफ आएगा जी, 2-3 दिन उसको खुद सिखाना है, आपका स्टाफ सिखा देगा। मेरे ऑफिस में लड़की पूजा है, वो सोशल मीडिया की मास्टर है। मेरे जो साथी हैं उनको कुछ सीखना होता तो मुझे फ़ोन करते, राजेश भाई कुछ सिखवा दो यार, तो मैं कहता हूँ आप अपने स्टाफ को 3 दिन मेरे ऑफिस भेजो, तो उसका स्टाफ 3 दिन मेरे ऑफिस में आता है और हम उसको 3 दिन में सोशल मीडिया सिखा देते हैं। ऐसे 50 से ज़्यादा स्टाफ को वो लड़की पूजा, मेरे ऑफिस की जो स्टाफ है वो ट्रेंड कर चुकी है। बहुत आसान है भाई, ये फ्लायर बनता है, ये ब्लॉग लिखा जाता है, ये फेसबुक अपडेट होती है, ये फलाना है, उसको सब मैंने सिखा रखा है, वो आगे सिखा देती है। तो मेरा कहना यह है कि आर्टिकलशिप का भी एक कॉन्सेप्ट है जिस पर आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ से कुछ हाथ उठा था, हाँ। आपने कुछ कहना है? ये मैं इसमें एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारे बीच में बहुत सक्सेसफुल एजेंट हैं मिस्टर विकास अरोड़ा, जो लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका ऑफिस भी नेताजी सुभाष प्लेस में है। और मैंने देखा है कि ये जो हम ट्रेनिंग्स में लेते हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं। इन्होंने स्टाफ के बारे में कुछ इम्प्लीमेंटेशन अपने यहाँ ऑलरेडी पीछे 3-4 महीने से किए हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप जरूर शेयर करें। 1 साल से शेयर कर रहे हैं, 1 साल से स्टाफ मीटिंग्स कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या बताते हैं, स्टाफ को कैसे ट्रेन करते हैं, तो हम उन्हीं के मुँह से सुनते हैं। विकास। थैंक यू रोचक जी, मैंने मना करा था, तारीफ कर दिया। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, और बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके। और मैं तो बाई चांस अतुल जी को मैं एक्सक्यूज़ दे रहा था, मगर उन्होंने मेरे को एक्सक्यूज़ नहीं देने दिया, कहते नहीं तूने आने तो आना है। और बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके ज्वाइन करके। स्टाफ मीटिंग के बारे में जो आपका क्वेश्चन था, मैं वो आंसर देना चाहता हूँ उसको। थोड़ा ना मैं क्या करने लगा हूँ, जैसे हम जो गोपीनाथ सर की ट्रेनिंग लेते हैं, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में उन्होंने बोला स्टाफ ट्रेनिंग एक स्ट्रक्चर, उसको प्राइड बोलते हैं। वो प्राइड मतलब प्लानिंग एंड रिव्यू, और R मीन्स RNR, I मीन्स इंस्पिरेशनल, D मीन्स डेवलपमेंट, एंड E मीन्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये पूरी स्ट्रक्चर्ड वे में, मैं मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया, मैं आपको दिखा दूंगा, अगर अभी मेरा चार्जर नहीं है, मैं आपको वो भेज दूंगा PPT। मैंने क्या करा, लास्ट अगस्त में उन्होंने हमारे को ये उनकी ट्रेनिंग में सिखाया था, और 16 अगस्त को उनकी वो ट्रेनिंग थी, और 19, और उन्होंने एक चीज़ बोली, स्ट्रक्चर्ड के साथ साथ सबसे पहले ना आपका डे फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मेरे यहाँ पे फर्स्ट फ्राइडे फिक्स है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका स्टाफ ही आपसे पूछे कि सर इस फ्राइडे मीटिंग है, मतलब ये नहीं स्टाफ को डाउट होना चाहिए। आपस में वो ये बात करे कि हाँ जी इस फ्राइडे सर ने कहा है तो मीटिंग होगी। 1-2-3 महीने तो मेरे को स्टाफ ने पूछा सर इस फ्राइडे है मीटिंग, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा ये मेरे से दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है तो है। तो अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है फर्स्ट फ्राइडे, जैसे
यहाँ पे भी हम कंसिस्टेंट हैं, एवरी फ्राइडे 8 to 9 कंसिस्टेंट है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, FPRT की मीट होगी। यही चीज़ मैंने फॉलो करी है कि फर्स्ट फ्राइडे इवनिंग सेकेंड हाफ में मेरे यहाँ मीटिंग होगी, और उसके लिए मेरे को 2-3 दिन लग जाते हैं पूरी PPT CPT सब बनाने में और पूरा प्रिपेयर करने में, और यही स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करता हूँ। और पहले धीरे धीरे सिंपल तरीके से करा था, और अब 1 साल में मैं अगर आपको दिखाऊंगा आप कहोगे बहुत क्योंकि मैंने ये देखा है स्टाफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे अतुल जी ने बहुत अच्छी बात करी कि वी शुड हायर कॉमन पीपल एंड मेक देम चैंपियंस। तो कुछ लोग ऐसे भी, मतलब मैं उनकी देखता हूँ वो क्लाइंट को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से आंसर देते हैं। 1 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, और RNR भी बहुत अच्छा रोल है। हम किसी को अगर अब जैसे मैं एक क्या करता हूँ, बेस्ट वर्कर ऑफ मंथ को एक उसको अवार्ड जरूर, एक बच्चा ढूंढ लेता हूँ, कोई भी किसी को भी जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, टाइम से आ रहा है, टाइम से जा रहा है, मतलब सारी चीज़ें कैलकुलेट करके स्कोरिंग करके, और वो भी हम देते हैं। तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगा। तो बस यही चीज़ मैं शेयर करना चाहता था। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बड़े प्रीमियम को कैसे लाया जाए और HNIs के बीच में HNI सेगमेंट में कैसे एंटर किया जाए? जो स्पेशली जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि HNIs में कैसे एंट्री लेनी चाहिए, नॉर्मली आज के दिन ये भी नहीं पता लगता कि हमारा पड़ोसी भी ना कितना बड़ा हो चुका है, हमें इतना आइडिया नहीं रहता। बस हम सिर्फ एक सुन रखा है कि हमें HNI के पास ही जाना है, तो HNI को हम मतलब ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड वे है ना, वो ये है कि बहुत सारी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे आपने मेरे से डिस्कस करा था BNI के अंदर, क्योंकि मैं BNI से जुड़ा रहा हूँ, 2 बार मैं जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि BNI से कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, बड़े लोग मिल जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, सर ने जो बताया था कि आप अपने जो लोकल एरिया में जो भी आपके निगम पार्षद वगैरह हैं, आप उनसे अपना थोड़ा सा कनेक्ट बना सकते हैं। आपके जो मंदिर के ट्रस्टीज़ हैं या जो भी सोशल वेलफेयर जो के प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, तो आप उनसे अपना कनेक्ट बना सकते हैं। जो आपके आसपास में कोई इंडस्ट्रियल एरिया आया है, उसके आप डायरेक्टरी लेकर के उस पर काम कर सकते हैं कि भाई आप उनसे कोई, बेसिकली क्या है कि एज सच कोई आपको कोई ये बोले कि भाई ये तरीका है कि भाई आप HNI से मिल लेंगे। HNI से मिलने के लिए आपको कोई ना कोई उससे जानकारी बनाने के लिए आपको नेटवर्किंग कुछ ग्रुप तो ज्वाइन करने पड़ेंगे। जब बेशक वो अपने मंदिर की कोई एसोसिएशन ज्वाइन करो, चाहे बेशक आप BNI के तरीके से, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग आजकल एक प्रगति करके ग्रुप है, उसमें भी ऐसे ही नेटवर्किंग का ही काम होता है। कुछ ना कुछ आपको, मतलब देखो मैं एक बात हमेशा बोलता रहता हूँ, सभी को बोलता हूँ कि जो हम एफर्ट्स करते हैं रिजल्ट्स हमें वैसे ही मिलते हैं। जब तक हम अपने एफर्ट्स में चेंज नहीं करेंगे, रिजल्ट्स में चेंज नहीं आएंगे। अब मेरे पास एक क्लाइंट ऐसा है जो मुझे एक मेडिक्लेम पॉलिसी से मिला था 2-3 साल पहले, किसी रेफरेंस ने कहा, और बल्कि जब मुझे रेफरेंस उन्होंने दिया तो मैं अपनी खुद की गलती समझता हूँ कि मैंने 1-1.5 महीने तक उनसे बात ही नहीं करी जिनका मुझे रेफरेंस मिला था। और जब मैं 1-1.5 महीने के बाद मिला तो उन्होंने 4-5-6 मेडिक्लेम पॉलिसी घर की थी, सारी थी, और आज उस फैमिली से कम मेरे को 30-35 लाख का LI 2-3 साल के अंदर की कहानी बता रहा हूँ मैं, 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा है, और करीब इतने रुपए का ही साल का जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा है। तो अब ये पता नहीं होता ना, मतलब गया तो मैं सिर्फ मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए था, टोटल मिला के 5 पॉलिसीज का अमाउंट 2-2.5 लाख रुपए का मेडिक्लेम का प्रीमियम था, वो लेकर के आ गया था। लेकिन धीरे धीरे जब वो क्लेम्स वगैरह आया, मेडिक्लेम के अंदर क्लेम आया, डेंगू के अंदर, उसमें कोविड के अंदर, जब उन लोगों की लिस्टिंग बनी हमारी तरफ, हमने क्लेम्स कैसे हैंडल करे, फिर उन्होंने हमारे को अपने लाइफ इंश्योरेंस की बात करी, फिर उन्होंने हमारे से अपनी फैक्ट्री के सारे 4-5-6 फैक्ट्रीज हैं उनकी, हैं 500-600 करोड़ का टर्नओवर है उन लोगों का। और आपको यदि आप उनसे मिलवाऊंगा कभी या कोई देखेगा, कोई सोच ही नहीं सकता कितना बड़ा आदमी होंगे ये लोग, इतने लोग। क्यों फैक्ट्री भी है तो फैक्ट्री में भी बिल्कुल ओल्ड फर्नीचर है, बहुत पुराने तरीके की फैक्ट्री है, ऐसा आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने बड़े आदमी होंगे। अब हमारे पास मेरीन की शिपमेंट्स आ रही हैं तो हमें पता लग रहा है कि इनकी टर्नओवर कितनी है और कितने बड़े आदमी हैं ये लोग। तो ऐसा होता है, हमें काम सिर्फ यही करना है कि भाई जो हमारे पास रेफरेंसेस हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे बात करनी है। स्पेशली जो काम करना है वो नेटवर्किंग के ऊपर काम करना है। कुछ नए नेटवर्क ढूंढने पड़ेंगे और उन्हीं से ही लोग मिलेंगे। थैंक यू सर। भाई विकास जी, एक बात बताओ, आपको बड़ी बड़ी मछलियां पकड़नी है तो कुएं में मिलेगी क्या, नहर में मिलेगी क्या, कहाँ जाना पड़ेगा? समुद्र में जाना। आपकी भूख है HNI, तो भूख कहाँ मिटेगी?
जहाँ HNI जाता है, मेरी बात को ध्यान से समझना। राजेश चेतन क्यों कामयाब है? मैं HNI के बीच ही रहता हूँ, तो मैं लायंस क्लब में भी हूँ, रोटरी क्लब में भी हूँ, अग्रवाल समाज में भी हूँ, समझ रहे हैं बात को, राजनीति के अंदर भी हूँ। जो दिखता है वो बिकता है। आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। सुबह जो बेस्ट जिम है, जहाँ मोटी फीस है, जहाँ पर मर्सिडीज वाले, BMW वाले आके जिम करते हैं, उसकी मेंबरशिप ले लो। कब तक बचेंगे आपसे? लायंस क्लब में घुस जाओ, रोटरी क्लब में घुस जाओ, आपकी जो कोई पंजाबी सभा होगी उसमें घुस जाओ, मेंबरशिप ले लो। मंदिर के अंदर कोई ट्रस्टी वहां बैठते होंगे, वहां पर घुस जाओ। जहां पर HNI प्रसन्नता से जाते हैं, आप अपनी प्रेजेंस वहां दिखाओ। आप वो काम कर नहीं रहे हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का काम सोशल काम है, सामाजिक काम है। लायंस क्लब किसने बनाया? इंश्योरेंस एजेंट ने। रोटरी क्लब किसने बनाया? इंश्योरेंस एजेंट ने। डू यू नो, आज इंटरनेशनल क्लब हो गए वो। ये आप लोगों ने ही बनाए हैं इस क्लब, सबके सब। क्यों बनाए? सोशल जब तक आप नहीं होंगे, इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं हो सकता। तो आप कितने सामाजिक हैं? ये भाई कह रहा है मैं विजिटिंग कार्ड इकट्ठा कर रहा हूं, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा। थोड़े दिन के बाद लोग स्पैम में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? क्योंकि आपका सोशल कंट्रीब्यूशन तो कुछ है ही नहीं ना। आप केवल इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं। लोग हमसे मिलना क्यों चाहते हैं? मैं किसी घर पे जाता हूं तो मेरा वेलकम होता है सब। जितना पैसा मैं प्रीमियम इकट्ठा नहीं करता, उससे 2 गुना मैं डोनेशन इकट्ठा कर लेता हूं। आई बात समझ में? अब तो हालत ये हो गई है, मैं किसी के घर जाता हूं तो चेक बुक सामने रख देता है, राजेश भैया इसी काम के लिए आए हो ना, ये लो। हाँ बता रहा हूं, अभी मैं यहां बैठा हूं, हीरागढ़ी चौक पर भिवानी परिवार मैत्री संघ का 30 महोत्सव चल रहा है। मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं, प्रधान जी 2 मिनट के लिए तो आ जाओ। यहाँ पर 400 लेडीज HNI की महिलाएं, वो सिर्फ। मैं वहाँ जा नहीं रहा हूँ, मुझे आपके साथ बैठने में ज़्यादा मजा आ रहा है, लेकिन बता रहा हूँ मेरी एक्टिविटी। मैं यहाँ बैठा हूँ और तीज का मेला चल रहा है भिवानी परिवार का, इनको पता है। ये मेरे से पूछ रहे थे आप यहाँ क्यों बैठे हो, आपको तो वहाँ जाना चाहिए। मैं कहा FPRT मेरा परिवार है, मैं यहीं क्यों रहूँगा और कहाँ जाऊँगा। लेकिन आप वो सामाजिक जीवन जीने का प्रयास करें। शर्मा जी इस पे कुछ ऐड ऑन करेंगे? हाँ यस करो ना शर्मा जी। थैंक यू। सो लगातार जो बात चल रही है ना, प्रोस्पेक्टिंग की चल रही है। मैं 2-3 बात कहूंगा जो पहले आपने HNI की कही। दोस्तों, हमारे को HNI ने, आपने रेफरेंस दे दिया, उनके CA ने दे दिया, उनके दोस्त ने दे दिया। आप बड़े खुश हो कि आज मुझे एक बड़ी पार्टी का रेफरेंस मिल गया। आपने उसे कॉल किया, उसने पिक किया, आपने रेफरेंस वाले का नाम भी दिया। उसने कहा ठीक है, थोड़ा सा बिजी हूँ, शाम को 2 बजे फ़ोन करना, 4 बजे फ़ोन करना। आपने फिर फ़ोन किया। वो बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल आदमी है, बिजी निकला, दोबारा भी बिजी निकला। उसने फिर कहा नहीं थोड़ा बिजी हूँ। शाम को फिर फ़ोन किया, अब की बार वो फिर बिजी था, उसने फ़ोन ही पिक नहीं किया। आप सोचते हो मेरे से बात करना नहीं चाहता, आप डिमोटिवेट होते हो ना। और ये अक्सर होता ही नहीं होता आप लोगों के साथ। बहुत सारे रेफरेंस हम इसलिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, मेरे इन दोस्तों को तो पता है, मैंने बहुत डाउन से, बहुत भयंकर स्ट्रगल से काम निकाला है। जब आप सब लोगों ने एजेंसी ली ना, मेरे पास विजिटिंग कार्ड छपवाने के पैसे नहीं थे, मैं प्लेन विजिटिंग कार्ड के ऊपर मोहर लगा के देता था। तब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में खरीदता था केवल वेडनेसडे का, और उसमें ऐड ढूंढा करता था। तो अगर आपको HNI चाहिए, लाइक आप अपने 1-2 किलोमीटर के एरिया में जाइए, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी आपको पसंद है, उनका एड्रेस लाइए। और मैंने लगातार उनको अपनी प्रोफाइल पोस्ट करनी शुरू करी। मैं अपनी प्रोफाइल उनको बाई कोरियर भेजता था, बाई हैंड। आज आपके घर में कितने लेटर आते हैं? शायद किसी के घर 1 लेटर भी नहीं आता। वो शाम को शख्स अपने घर पहुंचता है 8 बजे 9 बजे, उसकी वाइफ, उसका बच्चा कहता है कि एक लेटर आया पापा, तो लेटर पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। और मेरे पास जो सबसे बड़ा क्लाइंट है, वो मेरे को 25 लाख का प्रीमियम देता है। आज चैलेंज के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर किसी आर्किटेक्ट का नाम लो, उसको जानता है। इज माई क्लाइंट ड्यू टू कोरियर, मेरे लेटर के कारण, प्रोफाइल के कारण। आप इसको करके देखिए। सेकंड, अभी अतुल भाई ने BNI की बात की है। आप BNI में जाते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कई बार आप इजी नहीं होते, और आप एक सिंपल मेंबर हो। मैंने क्या किया, मैंने 50 लोगों का ग्रुप बनाया। मेरा सबसे पहले क्लाइंट एक ज्वेलर है। मैंने उनको एक बार कहा
कि मैं आपका एडवर्टाइज करता हूं दिवाली से पहले, और मैंने डिफरेंट ग्रुप में उनके मैसेज डाले, कार्ड डाला, तो एक व्यक्ति ने उनसे 3,20,000 की परचेजिंग करी। मैं लगभग 50 लोगों का मार्केटिंग करता हूं, अकेला आदमी। वो 50 लोग KM शर्मा की मार्केटिंग करते हैं। मेरा 1 रुपया भी नहीं लगता, और ये मेरी अपनी BNI है। अतुल जी का जो चीज़ है, मैं उसी से इंस्पायर हुआ था। मैं पहले बहुत सारे ग्रुप में रहूं, पहले मैं उनकी सुनता था, आजकल मैं लीडर हूं। एंड ये आप सब कर सकते हैं। थैंक यू। आनंद गुप्ता जी कुछ ऐड करेंगे? सभी को नमस्कार। जो जैसे अभी KM शर्मा जी ने भी बताया, प्रोस्पेक्टिंग जो है, जैसे एक भाई साहब ने बताया कि मैं विजिटिंग कार्ड छपवाता हूँ, HNI क्लाइंट की बात है, तो इसका तो हमें मौका LIC खुद देती है प्रोस्पेक्टिंग करने का। LIC में कितनी पॉलिसीज ऐसी हैं जिनकी सर्विसिंग पेंडिंग पड़ी है। हमारे यहाँ IOE में भी, और यहाँ भी शायद बहुत लोग जानते होंगे, एक एजेंट है जगदीश बंसल जी, COT एजेंट हैं। उन्होंने जब 2000 के सन 2000 के आसपास अपनी एजेंसी ली थी, उनके पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, और आज वो COT एजेंट हैं, और उनकी प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ और सिर्फ LIC से चलती थी। LIC से वो डाटा उठाते थे जिनका मनी बैक ड्यू है, जिनका लाइफ मैच्योरिटी का पेमेंट ड्यू है, और वो उनके पास 1 महीने 1.5 महीने पहले जाते थे, उनके डॉक्यूमेंट पूरे करवाते थे और LIC में जमा करवाते थे, उनकी पेमेंट करवाते थे। और ये ऐसा नहीं कि 2000 में बहुत ज़्यादा थे या आज कम है, उतने ही आज है जितने पहले थे। और ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जिनके पैसे LIC में पेंडिंग पड़े हैं, किसी के डेथ क्लेम के पैसे पेंडिंग पड़े हैं, किसी के मैच्योरिटी मनी बैक पेंडिंग पड़ा है, किसी का मैच्योरिटी पेंडिंग पड़ी है, किसी का कुछ पेंडिंग पड़ा है। अगर उनकी सर्विसिंग में भी लग जाएंगे तो हमारी प्रोस्पेक्टिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, और रूटीन में ही हमें प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी मिल जाएंगे। और दूसरी बात, जैसे अभी KM शर्मा जी ने बताया कि हम लोग HNI क्लाइंट की बात करते हैं। HNI क्लाइंट के मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि HNI क्लाइंट के पीछे मत भागो, कभी भी नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ अपनी एक्टिविटी HNI क्लाइंट्स के बीच में बढ़ा दो अपना। अगर आपको, जैसे राजेश चेतन जी ने बताया कि वो आपको अपने क्लब ज्वाइन करने पड़ेंगे। HNI क्लाइंट कब आपको बिजनेस देगा? जब उसको आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। हम जाते ही नहीं है ऐसी जगह पर जहां हम दिखें उनको। अगर हम HNI क्लाइंट के पास चले भी जाएंगे ना, बिजनेस नहीं होगा, उनके क्वेश्चन के जवाब ही नहीं दे पाएंगे हम लोग। पहले अपने को आपको उनके लेवल पे लेके आओ ताकि वो आप उनके साथ बात करने की पोजीशन में आओ। अभी मैं इंश्योरेंस ब्रोकिंग में आया हूं, चेतन जी ने सुबह से 2-3 बार बता चुके कि मैं 100 करोड़ का प्रीमियम लेके चल रहा हूं। चेतन जी, एक छोटी सी बात बताता हूं, आप बहुत से लोग यहाँ जानते हो, मैं जिंदल ग्रुप में, मेरे फादर बड़े सीनियर लेवल पर थे, और मैंने ब्रोकिंग का लाइसेंस लेने के सबसे पहले मैं जिंदल ग्रुप में गया और मैंने उनको कहा, सर मैंने ब्रोकिंग ले ली है और मेरे को आपका बिजनेस करना है। सर 50 करोड़ का प्रीमियम जिंदल ग्रुप का अकेले का, हिसार, जिंदल हिसार की बात कर रहा हूं मैं। 100 करोड़ का टारगेट 50% वहीं से पूरा हो जाता। उन्होंने एक ही बात बोली मेरे को, एक ही बात बोली कि वेयर इज योर SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या है आपका, दो हमें। साफ कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता क्या है। उन्होंने कहा अपना प्रोफाइल दो, प्रोफाइल साफ, प्रोफाइल है ही नहीं, बनाया ही नहीं, जैसे KM शर्मा जी ने बताया। उन्होंने कहा आपके पास रिस्क इंजीनियर कौन है? मैंने कहा वो क्या होता है? सुबह आज बात चल रही थी एक प्रोग्राम में भी, अपने उन्होंने बताया था, प्रतीक जी ने बताया था कि रिस्क इंजीनियरिंग की बात आई थी वहां पर। सर रिस्क इंजीनियरिंग के बारे में सोचते भी नहीं है। जिन HNI की हम बात कर रहे हैं उन जैसे उन्होंने बताया प्रतीक जी ने, एक उन्होंने किसी के बॉम्बे में गए, 5 मकान देखे, उन मकानों में 2.5 करोड़ की वो क्या बोलते हैं पेंटिंग। सर मैं गुड़गांव में अलारियाज में गया एक में, जिसमें प्रियंका गांधी का मकान है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पर मेरा क्लाइंट रहता है। मैं उसके पास गया, उसका हाउस होल्ड इंश्योरेंस करने के लिए 3.25 करोड़ रुपए का डिनर सेट उसके पास,
3.25 करोड़ का डिनर सेट। बजाज एलियांस वाले मेरे साथ थे, वापस आके बोले हम नहीं कर सकते इंश्योरेंस। बोले एक भी अगर इसकी चम्मच भी टूट गई तो 3.25 करोड़ का नुकसान हो गया वहां तो बहुत कुछ चाहिए सर HNI क्लाइंट्स के लिए। HNI क्लाइंट हमें अच्छा लगता है, बट अपने आप को उसके लिए ग्रो करना पड़ेगा, उनके बीच में रहना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट जाननी पड़ेगी। रिसर्च एनालिसिस के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये पिछले 2 महीने से देख रहा हूं चीजें। E&Y, डेलॉयट, इन्होंने 50-50 लाख रुपए सैलरी देकर सिर्फ 50-50 लाख रुपए की सैलरी के बंदे रख रखे हैं जो रिस्क इंजीनियरिंग, रिस्क आइडेंटिफाइंग कर रहे हैं, सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। कि आज मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं आपको कि अपने आप को छोटे छोटे चीजों में घुसना शुरू करो। जैसे इनको मिला एकदम HNI क्लाइंट, एक लेटर से मिला, HNI क्लाइंट ऐसे ही मिलेंगे। अगर हम ये सोचें कि HNI क्लाइंट को पकड़ लूं जाके, तो HNI क्लाइंट की लिस्ट तो हमारे पास है, डॉक्टर सारे HNI हैं, डॉक्टर की डायरेक्टरी सब जगह अवेलेबल है, ले लो डॉक्टर की डायरेक्टरी और चले जाओ। लेकिन ऐसे कोई पूछेगा नहीं सर, पहले अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, उनके बीच में आना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, नॉलेज बतानी पड़ेगी। आज सुमित श्रीवास्तव जी ने जितना बढ़िया, सुमित जी ने इतना जबरदस्त वो अपने सेशन दिया, जबरदस्त, तो वो चीजों पे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। और किसी का कोई सवाल? गगन जी, गगन शर्मा जी के लिए। गगन शर्मा है, और HNI की सर ने बात करी तो ऐसे ही मिलते हैं, तो सर ने बोला कि अपनी पहचान और आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, तो आपको ऐसी जगह बैठना पड़ेगा। तो IOA में सुना था कि हेल्थ क्लब जाओ, फिटनेस क्लब जाओ, गोल्फ क्लब जाओ, तो मैं जाता था। तो वहीं पे मैंने 1 लाख रुपए की मेंबरशिप बोला, हेल्थ क्लब ज्वाइन करा साकेत में, सिलेक्ट सिटी वॉक, फिटनेस फर्स्ट उस क्लब का नाम है, अभी भी अवेलेबल है। तो वहाँ पे मैं 6 महीने जाता रहा। वहाँ पे ग्रुप्स में आते हैं दोस्त, वो बात भी नहीं करते आपसे, वो मिलते ही नहीं है। तो अगर आप वहाँ पहुँच भी जाओगे तो भी दिक्कत है। मैं वहाँ पे बैठ के LIC के प्रीमियम देखता था, कंप्यूटर पे बैठ के, वहाँ भी स्टेटस ही देख रहा था। तो स्टेटस देखते देखते पीछे कोई आया और वो मिला, हमारी दोस्ती हुई, और वो प्रॉपर्टी डीलर था, और वो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के मकान और ऑफिस दिलाता था किराए पे। उससे दोस्ती हुई और मुझे 5 करोड़ प्रीमियम की पॉलिसी मिली 2012 में। मैंने 1 करोड़ कमीशन कमाई एक पॉलिसी में, 1 लाख रुपए लगा के। पहला तो ये। दूसरा, मेरे पास अरालियाज, मगनोलियाज सबका डाटा है। डाटा से कुछ नहीं होता, सर सही कह रहे हैं। अगर आप उनके साथ गोल्फ क्लब में बैठे हो या बिजनेस क्लब में ट्रैवल कर रहे हो किसी फ्लाइट में, तो वो आपसे दोस्ती करते हैं। इसका रीज़न एक और बताता हूँ। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई फॉरेन ट्रिप मिलता है तो आप एजेंट्स के साथ मत जाओ, उनको बोलो मुझे पैसे दे दो। और SOTC थॉमस कुक के साथ फैमिली, अपनी फैमिली के साथ आप अलग ट्रिप बुक कर लो जिसमें फैमिलीज जा रही हो, वहाँ पे दोस्ती होगी। मैंने ऐसे ही करा था। तो मुझे पेरिस में एक दोस्त मिला जिसकी बेंगलोर में आयरन ओर है, 5000 करोड़ का आदमी है। हम पूरी रात पेरिस में सड़कों पे डांस करते थे क्लबों में। फिर मैं उसके घर गया, उसने फेरारी भेजी थी मेरे को एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए। तो ऐसे दोस्ती होती है। तो बहुत तरीके हैं। थैंक यू। एक बार शर्मा जी कुछ ऐड ऑन करें। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मतलब बहुत कोशिश करता हूँ कि FPRT के लिए मेंबर प्रोड्यूस करूँ, लेकिन कर नहीं पाता। आप वो तरीके बताएं, आप अपनी तारीफ बताएं कि किस तरह से हम पेश करें हम FPRT को कि हम मेंबर बढ़ा सकें अपने यहाँ। आप अपना काम बढ़ा लो, आपको देख के लोग पूछेंगे कहाँ जाते हो, आप बताओ मैं FPRT जाता हूँ, लोग अपने आप जुड़ेंगे सर। शर्मा जी। सुनील जी ने बिल्कुल ठीक कहा। जिस दिन आप देखते हो ना आपका दोस्त का बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है, तो आप उससे पूछते हो भाई तेरा बच्चा कहाँ कोचिंग ले रहा है, ट्यूशन ले रहा है, भाई ऐसे ही पूछेंगे। सुनील भाई के लिए जोरदार तालियां एक बार, ये सबके लिए ताली बजवा रहे हैं। विकास आपके लिए एक सोल्यूशन है। आप लोगों से मिलते हो, अपना विजिटिंग कार्ड भी देते होंगे। अच्छा, आपने दिया, मैंने दिया, सबने दिया, सबका विजिटिंग कार्ड है। उसके लिए फर्क कहाँ पड़ता है कि विकास FPRT में ट्रेनिंग ले रहा है, बहुत ज्यादा जानता है। तो छोटा सा चेंज कीजिए, विजिटिंग कार्ड छपवाने ही बंद कर दीजिए। एक प्रोफाइल बनाइए पोस्ट कार्ड साइज में, जिसमें आपकी प्रोफेशनल फोटो,
आप कितने टाइम से लाइफ इंश्योरेंस में हैं, आपने कोई ट्रेनिंग की है, आपकी क्या अचीवमेंट है, आप कितने का इंश्योरेंस का ईएम संभालते हो, लाइक 200 करोड़ 300 करोड़ टोटल जितना आपने इंश्योरेंस किया है, तो उसे पता चले यार ये इतना बड़ा काम कर रहा है, आपके थ्रू कितनी मैच्योरिटी आने वाली है, 300 500 1000 करोड़। आपके पास ऑफिसर्स और आपकी सर्विस के लिए मेरे पास स्टाफ भी है, थोड़ा सा वेटेज आपका जरूर बढ़ेगा, आप इसको करके देखिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़िया जा रहा है सेशन या बंद करें? और क्वेश्चन है आपके? जो जो एक एक मेंबर लाएगा उसी को मौका मिलेगा। अब बताओ, लाओगे आप? हाँ ठीक, एक सभी कुछ दिन पहले मैं एक फंक्शन में गया था, तो वहाँ पर हम साथ हाथ में खाना खाए थे, तो साथ में टेबल पे एक आदमी बैठा हुआ था। वैसे मैंने उससे पूछा सर आप क्या करते हैं? कहता जी मेरा स्कूल है, वहाँ पे 300 बेड में काम करती है। उसको अपना विजिटिंग कार्ड मैं दे आया, उसका नंबर भी ले आया, लेकिन उससे फ़ोन करने की हिम्मत ही नहीं हो रही कि उसको क्या कहूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा उसको कैसे करूँ ताकि उसको पूरा उसका मैं बेनिफिट ले सकूँ बंदे के संग। हम आधा घंटा बातें करते रहे, खाना खाते रहे, इतना बड़ा आदमी अचानक इसके संग बैठा रहा काफ़ी देर तक। अब उसको कैसे उससे लूँ बेनिफिट, समझ उससे क्या बात करूँ, क्या करूँ। उसके पास उसका स्कूल है, यहाँ पे 300 बेड में काम करती हैं स्कूल टीचर्स, उसके स्कूल में। ही इज द ओनर ऑफ द स्कूल। अच्छा बैठिए, मैं बताता हूँ। अरे जिस LIC में आप काम करते हो उसमें कितने लोग काम करते हैं यार? आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आपने अपना जीवन बना लिया है मांगी लाल का। मांगी लाल, बहुत बढ़िया। मांगते ही हो, इसलिए मैं आप लोगों को जनरल इंश्योरेंस में लाना चाहता हूं। अरे मैं बता रहा हूं चाचा, बैठ तो जा। अपनी तो अपनी कह रहा है, मेरी सुनी नहीं रहा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का बिजनेस में लोग हमको ब्लॉक क्यों करते हैं? लोग हमसे बात करना पसंद क्यों नहीं करते? रीजन समझिए। एक तो हमारे यहां आबादी बहुत है, एक आवाज दो 10 एजेंट तैयार हैं, यस और नो? यस। अभी मैं कहूं कि मरीन इंश्योरेंस की पॉलिसी करनी है, आप कहेंगे ये कौन सी चिड़िया होती है इसे? मरीन इंश्योरेंस करने आवाज देंगे 10 लोग नहीं आएंगे। कितने आएंगे? एक भी आने वाला नहीं है। मेरे बेटे राघव ने लाइबिलिटी इंश्योरेंस किया। लाइबिलिटी इंश्योरेंस कितना प्रीमियम लाया? 2.25 करोड़ रुपए का सिंगल चेक। एक ही चेक में TOT हुई कि नहीं हुई? बोलिए मेरे को। तो ये लाइफ इंश्योरेंस, मेरी बात को ध्यान से सुनना, लाइफ इंश्योरेंस में क्या रहोगे हमेशा? मांगी लाल, दे दे दे। क्योंकि हमारे यहां डेथ क्लेम कितने हैं? हेलो, 1%। 1% भी नहीं है, पॉइंट है। समझ लीजिए बात को। जब आप जनरल इंश्योरेंस करते हैं तो वहां 50, 60, 70% तक क्लेम होते हैं। आप हाथ ऐसे भी करते हैं, आप देवीलाल नहीं होते हैं, मांगीलाल नहीं होते हैं। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं, अपनी किटी में, अपने पोर्टफोलियो में जनरल इंश्योरेंस को जब जोड़ देंगे तो लाइफ इंश्योरेंस ऑटोमेटिक बिकेगा। बहुत बढ़िया। बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। लाइफ इंश्योरेंस वही प्रोडक्ट है। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं। मैं 2 दिन दमानी साहब के साथ रहा। स्पीकर थे वो इंटरनेशनल कन्वेंशन में बंबई, मैं भी स्पीकर था। मैं एंकरिंग कर रहा था, वो स्पीकर थे, और हमारा दोनों का रूम एक ही अलॉट हो गया। तो एक रूम में हम दोनों साथ रहे। दमानी साहब को जानते हैं आप लोग, रमेश दमानी को? मैंने उनसे पूछा, दमानी साहब ये क्या गेम है आपका? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोला जिनके मैं जनरल इंश्योरेंस में क्लेम सेटल करवाता हूं उन्हीं को LIC आराम से बिक जाती है, मेरा कोई रोल नहीं। 5 करोड़ रुपए का उसको क्लेम का चेक दिलवाया, उसमें से 1-2 करोड़ रुपया प्रीमियम वापसी ले आता हूं। आ रही है बात समझ में? नहीं आई? मैंने 75 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम बेचा। कोई HNI क्लाइंट अप्रोच करके मिला था क्या? हेलो, एक बड़ा क्लेम था, 2.25 करोड़ रुपए का, मैंने सेटल करवाया। उनसे 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया, डॉक्यूमेंटेशन में कोई कष्ट नहीं आने दिया। थाने में मैं खड़ा था, कोर्ट में मैं खड़ा था। आई बात समझ में? जहां मेरी जरूरत थी मैं उनसे पहले पहुंचता था। थाने में पहुंचना है, उनको टाइम दिया 9 बजे का, मैं 8:30 वहां खड़ा हूं। मेरा कमिटमेंट है।
उनको लगा ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, ये तो देवता है, इंसान नहीं है। क्लेम जब सेटल हो गया तो खुद फोन आया, ये पैसा लाए हो या हमको क्या करना, तुम ही ले जाओ, हमको इससे अच्छा क्या चाहिए था, ला दो। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, इसलिए बिमटेक चलना पड़ेगा, और बिमटेक चल के जनरल इंश्योरेंस को लगाइए। मैं आपको बताता हूं, जनरल इंश्योरेंस में अगर आपने काम करना शुरू किया, आप मांगी लाल से क्या बन जाओगे? देवीलाल। देवीलाल। और जब आपका हाथ अभी तो ऐसे है, जब आपका हाथ यूं हो जाएगा, फिर क्या होगा? सामने वाला कहेगा ले, बस यही खेल है। नमस्ते, आगे बात समझ में? गोयल साहब, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ आप सबसे। मेरा वैसे तो यूजुअली हम सब काम करते ही हैं, पर रिबेट की जहाँ बात आती है वो कॉमन एक फैक्टर है। पिछले साल मैंने काफ़ी काम किया, MDRT भी किया और आप सब लोगों की दुआओं से बहुत अच्छे सक्सेसफुल किया। रिबेट भी नहीं दी थी, परंतु एक समस्या क्या आती है, कुछ फैमिलीज में जब जाते हैं तो अभी पीछे मैंने उनकी पीछे भी पॉलिसीज़ की थी, तो उन्होंने अपनी बेटे की भी पॉलिसी कराई। तो कहने लगे भाई कुछ लोग देते हैं, आप भी कुछ कर दो। मैंने कहा भी हम नहीं करते। कहने लगे देख लो ये बेटी है। अब बड़ी समस्या होती है कि अब क्या करें, तो उसमें मैं उनको क्या जवाब दूं। मैंने कहा उनको बस यही क्या क्या देखेंगे जैसा भी होगा, अभी मैंने उनको कुछ किया नहीं। तो आप इसमें अपने व्यूज़ जरा दीजिए, ऐसे सिचुएशन में क्या करें। थैंक यू। एक मंत्र आपने सीखा होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने से बिकती है, सीखा है? रिबेट देने से दी जाती है। इसका एक लाइन आंसर है। मैंने अपनी सगी बहन की पॉलिसी की, रियल सिस्टर की, मुझे कमीशन देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? बोला आवाज दो। मैंने नहीं दिया। इसमें पूछने की जरूरत नहीं, एक नियम बनाओ जिंदगी का, लाइफ का नियम बनाओ। नहीं, अगर वो 75 लाख रुपए का जब मैंने रेगुलर प्रीमियम उठाया तो आवाज आई सामने से किसी की, रिबेट। हम तैयार थे चेक छोड़ने के लिए, उतना कलेजा होना चाहिए। आप 2 साल 3 साल के लिए नियम ले लो कि MDRT छोड़ो, 12 या 5 पॉलिसी हो या ना हो, रिबेट नहीं देंगे। आपका सर्किल वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। 3 साल के बाद संघर्ष रिबेट के लिए नहीं करना पड़ेगा। राजेश चेतन से कोई रिबेट मांगते नहीं, पता मिले तो है कि पॉलिसी करवाओ या मत करवाओ, कोई फायदा नहीं। जिस दिन आपके भीतर छोड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी ना, रिबेट खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। और किसी का कोई सवाल? सर नमस्कार, मेरा नाम है राहुल राय, मैं नोएडा से आता हूं सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पीछे कुछ दिनों से चल रही थी बात कि जो कमीशन है वो पॉलिसी बॉन्ड पे छपेगा। एक सवाल तो ये है। दूसरा, IRDA शायद कमीशन भी आने वाले दिनों में 5 साल लगे 6 साल लगे ये बंद कर सकता है, ऐसा कुछ पता लग रहा है। कुछ आइडिया है तो प्लीज़ प्रकाश डालिए सर। IRDA कमीशन पॉलिसी बॉन्ड पे प्रिंट करेगा, ये उनका प्रपोजल है। हमारी जो एसोसिएशन है जिसका नाम है लियाफी, उन्होंने मुलाकात की है, रिप्रेजेंटेशन दिया है। लियाफी के ऑफिसर से मैं लगातार टच में हूँ। वो ये कह रहे हैं राजेश भाई चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये प्रपोजल IRDA का स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़े। तो मुझे लगता है कि प्रपोजल जरूर है, पर ये प्रपोजल होगा नहीं, इसलिए आप चिंता ना करें। अभी डेफर्ड कर दिया है। करंट स्टेटस ये है, पहली बात सुनेगी IRDA, सारी बातें सुनने को तैयार है IRDA। इसका मतलब हम लोग अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, राइट? तो चिंता करने की कोई बात नहीं। और एक बात मुझे बताइए, सुमित श्रीवास्तव ने आज क्या लेक्चर दिया? 99% इंश्योरेंस एजेंट अपनी कंसल्टेंसी फी नहीं लेते। कितने लेते हैं? तो फिर डरने की क्या बात है? एक भी ज़्यादा ही बोल दिया। तो आपको अब ये
समय आना चाहिए जिसमें हम कंसल्टेंसी फीस लेना शुरू कर दें, फिर उस पर क्या लिखा क्या फ़र्क पड़ता है। यस सर। आज जो राजेश भाई कह रहे हैं कि विमटेक या जनरल इंश्योरेंस से काम करें, अरे भाई हमें अगर मान लो हमारे को ये अंदेशा हो रहा है तो हमारा ये अलाइड एक्टिविटी है, इसमें भी अपना पैर रखें और इसमें भी हम अपने आप को तैयार करें। जब इसमें हम देने लग जाएंगे तो सामने वाले की कहाँ हिम्मत पड़ेगी कि भाई हमारे से रिबेट ले, और अगर मान लो कमीशन ख़त्म भी हो जाएगा तो हमारी ये स्ट्रेंथ तो रहेगी कि हम अपनी फीस चार्ज कर पाएंगे। परंतु हमें अपने आप को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा। आने वाला भविष्य में गवर्नमेंट हर सेक्टर में आप देखो कि जहाँ पे कमीशन काम है, ब्रोकरेज का काम है, वो मिनिमाइज करती जा रही है। हो सकता है आज नहीं तो 15 साल के बाद ये गवर्नमेंट इस स्टेप पे आ जाए, तो उससे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। जितनी जल्दी हम जाग जाएंगे हमारे लिए फायदा ही रहेगा। नमस्कार सर। ये मैरिज वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये बताइए कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे भी क्या हम इसको ले सकते हैं। दोस्तों, मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट जो है ना, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही हम इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी एसेट नहीं है जिस पे ये एक्ट लागू होता है। हम इंश्योरेंस पॉलिसी करते हुए हम जो है ना इस एक्ट के अंदर अगर अपने प्रपोजल को डालेंगे तो हमें मिल पाएगा, बाद में नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो इंश्योरेंस करवा रहा है, पॉलिसी होल्डर है, वो इंश्योरेंस तो उसका रहेगा परंतु उसकी एसेट नहीं रहेगी वो क्योंकि वो ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट जिसके फेवर में होगा वो प्रॉपर्टी उसकी होगी। इसीलिए अगर उस पॉलिसी होल्डर को कल को कोई नुकसान होता है और उसको अगर मान लो बैंकक्रप्ट भी होता है, तो वो जब उसकी एसेट ही नहीं है तो कोई कोर्ट हिंदुस्तान के अंदर उसको अटैच नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का जिस दिन उसने अपना साइन कर दिया कि ये पॉलिसी मैं एमडीएफ मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ले रहा हूं, उस दिन से अपने उसने हाथ कटवा दिए, वो उसका मालिक नहीं है, वो सिर्फ प्रीमियम भरेगा। और हम लोग जो भी जिनको भी अगर जिनके पास बड़ी लायबिलिटीज है, अगर वो चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को सेव करूं, कल को मान लो हमारे पास एक फाइनेंशियल टर्माइल आ जाए और उसके बावजूद भी मेरी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहे, तो वो लोग एमडब्ल्यूपी एक्ट में पॉलिसी लेके अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर अब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही तो सोचेगा, और जिसने लोन ले रखा है, जो मतलब अब बिजनेस है, बिजनेस तो रिस्की है और रिस्क कभी भी आ सकता है, तो ये उन जो HNI कस्टमर जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट प्रपोजिशन है। ये हेलो सर, एक क्वेश्चन मेरा इसी पे ही है। हाँ। सर, MWP एक्ट पे जैसे वाइफ नॉमिनी है, कल को 2 साल 3 साल के बाद डाइवोर्स हो जाता है, उस केस में नॉमिनेशन चेंज होता है? देखो, MWP एक्ट में हमारे को क्लाजिज होती है कि हमने उसको ट्रस्ट किसको बेनिफिशियरी बनाया, वाइफ को बनाया। हाँ, डाइवोर्स हो गया तो आफ्टर 5 इयर्स, अगर बाई नेम बनाया है, बाई नेम बनाया, चेंज नहीं हो सकता ना, बेनिफिशियरी वही रहेगा, उसका सर। मालिक कल नहीं को रहा। मैच्योरिटी आएगी तो भी उसको ही मिलेगी? हैं? हाँ, बिल्कुल मिलेगी, चेंज हो सकता है। उसके सारे राइट्स वाइफ के पास चले जाते हैं, वो चाहे तो भाई एक बात सुनो ना, अब वो मालिक ही नहीं रहा तो कुछ नहीं कर सकता। और मैच्योरिटी पे उन्होंने अगर बच्चों को अगर डाला है तो बच्चों बेनिफिशियरी बनेंगे। हाँ, जैसे एक बात सुनो, मियाँ बीवी में तलाक हो जाता है, पॉलिसी होल्डर एजेंट में तलाक होता है, बस ये समझ लो। है नॉमिनी एक्सपायर हो जाती है तो उस केस में देखो, मैं अब उसमें बेनिफिशियरी कौन है, उसका जो लीगल हेयर है वो उसको वो लेगा।
नहीं वो सर राइट्स वापस चले जाते हैं उसके बाद पहले बंदे पर एमडब्ल्यू एक्ट में इस जो था मामले ना, में क्लियर नहीं हूं। मैं बताता हूँ सर, इसमें क्या होता है, जिस दिन आप एमडब्ल्यू वो करते हो वो सारे राइट्स आपकी वाइफ को चले जाते हैं और उसमें बेनिफिशियरी बच्चे रहते हैं। एक ट्रस्ट बनती है जिसमें 18 साल के प्लस वाले बच्चे बेनिफिशियरी होते हैं। वाइफ की अगर डेथ होगी तो वो सारे राइट्स वापस हस्बैंड के पास चले जाते हैं, वो एमडब्ल्यू पॉलिसी का वो खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है वो। चलिए नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन? चाय रेडी है? बिल्कुल चाय रेडी है। नहीं नहीं इतनी जल्दी मत करो सर। अच्छा चलो 5 दो क्वेश्चन ले लो। हाँ हाँ सर, ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेम वो नहीं नहीं आप पुरी साहब बाकियों को भी तो मौका दो यार। क्या आपने कहा 300 मैडमें काम करती हैं, एक मैडम के पास पावर नहीं अपना डिसीजन लेने की, लिखवा लो आप, एक पॉलिसी नहीं हो सकती वहां से। क्या होता है ना, एम्प्लॉय कैसे करना है मुझे पता नहीं। 300 मैडम स्कूल में काम करती है, उनका एम्प्लॉय जो होता है इंश्योरेंस कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, और बताओ हमें कैसे करते हैं। एम्प्लॉय स्कूल में 300 मैडम कैसे करेंगे? आपको 2 मिनट में एम्प्लॉय नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते ये 5 घंटे की चीज। आप ये बात कहो, एक बच्चा है नॉमिनी होता था, आप 2 घंटे में कर दोगे? ऐसे नहीं होता भाई। हेलो, नहीं ऐसे आइडिया नहीं मेरा हेलो एमडब्ल्यूपीए से नेक्स्ट एक मेरा क्वेश्चन है। हेलो, एक एमडब्ल्यूपीए से बाद एक क्वेश्चन है, एक होता है असाइनमेंट इन ब्लड रिलेशनशिप। रेडी रखो। हेलो, एक ब्लड रिलेशनशिप में असाइनमेंट होता है जिसमें कि जैसे मैं अपने वाइफ के नाम या बेटे के नाम असाइन कर देता हूँ अपनी पॉलिसी। उस केस में क्या रहता है, जैसे मेरी डेथ होगी तो पैसा तो उसको ही मिलेगा, एक तो ये बात है। दूसरा, क्या उसमें भी वो इनकम टैक्स वाले या कुछ वो उसको अटैच कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रोविजन है? देखो इसमें असाइनमेंट क्या, एक तो होता है नॉमिनेशन। नहीं पर्सनल मैं आपको वही उसी पे आ रहा हूँ। एक होता नॉमिनेशन, नॉमिनेशन में अब हमारा उसके बाद नॉमिनी है अगर मान लो ब्लड रिलेशन है, अब तो LIC में आ गया बेनिफिशियल नॉमिनी, कि जो भी बेनिफिशियल नॉमिनी कौन है, उसकी वाइफ और बच्चे, ये बेनिफिशियल नॉमिनी है। अगर उसने अपने भैया को बना दिया नॉमिनी तो वो एक्ट करता है एज ए ट्रस्टी, और उसके जो बेनिफिशियल नॉमिनी है उससे पैसा ले सकते हैं, वो ट्रस्ट है। अगर असाइनमेंट हो गया, असाइनमेंट मीन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली, तो ट्रांसफर हो जाती है वो प्रॉपर्टी। अब क्या है, ब्लड रिलेशन में होगी तो दैट इज डन अंडर लव एंड अफेक्शन, उसमें कंसिडरेशन नहीं होता। और उस कंडीशनल असाइनमेंट में भी 2 चीजें हैं, आप एब्सोल्यूट असाइनमेंट करना चाहते हो या कंडीशनल असाइनमेंट करना चाहते हो। अगर एब्सोल्यूट असाइनमेंट करोगे तो क्या है कि लव एंड अफेक्शन में वो भी हो सकता है, और अगर आप कंडीशनल असाइनमेंट करोगे तो उसमें क्या है कि जब तक उस लैंग्वेज आप पढ़ना उस असाइनमेंट में कि ये असाइनमेंट कर रहे हैं हम, और जब तक मैं असाइनी जब तक जिंदा है तब तक वो मालिक है। मैच्योरिटी पे वो जो जिसकी जो पॉलिसी होल्डर है, ये पैसा उसको मिलेगा। आप फिर इसको बात को समझिए, मतलब डेथ पर भी उसको मिलेगा और डेथ पे तो उसको मिल ही जाएगा, डेथ पे तो जो पॉलिसी होल्डर है उसको वापस चली जाएगी। नहीं मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ, एक तो ये है कि पॉलिसी होल्डर खुद है, एक हाँ, उसने अपने ब्रदर को असाइन कर दी पॉलिसी, ब्रदर को। हाँ जी, लव एंड अफेक्शन में ब्रदर को करना LIC नहीं एक्सेप्ट करेगी। नहीं मैंने करवाया है, हुआ है वहाँ। अच्छा चलो, हो गया, ठीक है, मैं इसलिए उस क्वेश्चन में ठीक है, ब्लड रिलेशन में होता है, ठीक, और करवाया है, पता नहीं आई एम करेक्ट फ्रॉम माय ठीक, बट दे हैव डन इट। सो अब उसमें क्या है कि अब जैसे पॉलिसी होल्डर है, उसकी डेथ होती है तो असाइनमेंट में जिसको असाइन नहीं किया है ब्रदर को, उसी को क्लेम मिलेगा, है ना, और मैच्योरिटी पर भी उसी को ही मिलेगा। अगर कुछ लोन लेना होगा तो उसी को ही मिलेगा। नहीं, अब आप देखो ना, इसमें 2 है ना, अगर एब्सोल्यूट असाइनमेंट है या कंडीशनल है, पहले ये बताओ आपने कौन सा किया? अब लव एंड अफेक्शन में जो होता है वो किया है। नहीं, 2 तरह के हो सकते हैं ना, तो बैंक को करते हैं वो तो अलग हो जाती है। नहीं, आप असाइनमेंट इसमें लव एंड अफेक्शन में 2 टाइप के होते हैं, एक कंडीशनल, एक होता है एब्सोल्यूट। आपने कौन सा किया? दैट इज एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है तो असाइनमेंट कर दिया, उसके बाद जो पॉलिसी होल्डर है उसका राइट 0 खत्म हो गया ना। हाँ, अगर डेथ हो गई बंदे की तो उसके नॉमिनी को जो असाइनी है ना,
उसके नॉमिनी को पैसा मिलेगा। एसआईनी के नॉमिनी। हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू। मित्रों, सवाल बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं उसी बात, एफपीआरटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं बचपन से। हमारे यहाँ एक बात सिखाई गई कि संघ का नुकसान कोई कर सकता है तो संघ का कार्यकर्ता ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। एफपीआरटी का नुकसान कौन कर सकता है? एफपीआरटी का मेंबर ही बर्बाद कर सकता है। आपको लगता है ये बेकार का प्लेटफॉर्म राजेश चेतन ने बनाया है, इसको खत्म करो तो खत्म हो जाएगा, और आपको लगता है इसको बढ़ाना है तो बढ़ाया जाएगा। सो सिंपल। तो आपने आज कुछ संकल्प किया है, आपने फॉर्म लिया है, फॉर्म भर के दे दिया है, पैसा और ट्रांसफर फटाफट अकाउंट में कर दीजिए, 1-2 लोगों को मेंबर बना दीजिए। 100-250 मेंबर जिस दिन बन जाएंगे, ऑटोमेटिक मोड में संस्था आ जाएगी। आप यहाँ पर 50-60 लोग बैठे हैं, यहाँ 200-300 बैठे, तो कुछ एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? एनर्जी बढ़ाइए ना। सारा काम इस टीम का थोड़ी है। आप लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, और आप आराम से 3-3, 4-4, 5-5 मेंबर जोड़ सकते हैं। क्यों जोगेंद्री मैडम, जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? क्यों भाई नवीन दुबे, कितने जोड़े मेंबर आपने? 4-5 जोड़ दिया। और आरके साहब 2 जोड़े हैं आपने, 2 और जोड़ दो। अजय बंसल साहब कितने जोड़े हैं आपने? तो जोड़ो भाई साहब, आप जोड़ सकते हैं। आप खुद मोटिवेटर हो, खुद स्पीकर हो, क्या मुश्किल आपके लिए? तो आप सबको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, तब काम बन सकता है। कितने लोग हैं जो मेरे साथ हैं? राजेश भाई, मैं आपके साथ हूं। हम इस एफपीआरटी को आगे ले जाएंगे, क्योंकि मेरा विजन कुछ अलग है। मैंने पहले भी बोला, मैं ये चाहता हूं कि एक आवाज बने इंश्योरेंस एजेंट की, और एक दिन ऐसा आए कि फाइनेंस मिनिस्टर आके फिक्की में, विज्ञान भवन में आप लोगों को एड्रेस करेंगे। बड़ा सपना लेके बैठा हूं। वही कह रहा हूं, यहां जितने बैठे हैं ये आप सब ब्रांड एम्बेसडर है। आपने संकल्प ले लिया। मैं आपको बताऊं, ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। आप कोशिश कर लेना। अरे कहां ये प्रोफेसर बड़े बड़े कहां आके बोलते हैं यार। सारे इंडस्ट्री में 50-100 स्पीकर हैं, वही अपने सेशन करते रहते हैं। यस और नो? इतने टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड स्पीकर्स कहीं आते हैं क्या? मुझे बताइए आप। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको प्राण देना, इसको ऊर्जा देना, इसको शक्ति देना आपका काम है। इतना काम तो आप कर दो, और मेरी गारंटी है आपने ऐसा कुछ कर डाला तो स्पीकर्स की लाइन यहां लग जाएगी, ये पक्की बात। क्योंकि स्पीकर को भी माहौल चाहिए कि वाह साहब कमाल है, बढ़िया लोग हैं वहां पे। तो आप ये काम करें, मेरा आपसे निवेदन है, एफपीआरटी को प्राण देने का काम करें। एफपीआरटी, कोविड में जो नुकसान एफपीआरटी को हुआ है उसको रिपेयर करने का काम आप लोगों को करना है। बिल्कुल ठीक बात। 5 स्टार होटल में कार्यक्रम करना आसान है क्या? आप जिस प्रॉपर्टी में बैठे हैं यहां प्रोग्राम करना आसान है क्या दिन भर का? तो आप 21,000 रुपए की जो फी है, आप क्या समझते हैं बहुत ज्यादा है क्या? कुछ नहीं है। और फ्राइडे को तो क्लास आप वैसे ही कर रहे हैं ना, ऑनलाइन। तो प्लीज एफपीआरटी को आगे बढ़ाइएगा, मेरा निवेदन है। कुछ अवार्ड सेरेमनी, कुछ क्राइटेरिया, अलग अलग रिकॉग्निशन का कुछ प्लान कर रहे हैं एफपीआरटी। अगले सेशन में वो अनाउंसमेंट आपके सामने आ जाएगी। आज के सेशन के लिए सबसे पहले तो होटल मैनेजमेंट का धन्यवाद, जिन्होंने हमको बड़ा सपोर्ट किया। हमारे स्पीकर्स दोनों, तालियां बजनी चाहिए उन दोनों के लिए। प्रतीक प्रियदर्शी और सुमित श्रीवास्तव, अद्भुत, बहुत अच्छी एंकरिंग के लिए रोचक पुरी साहब का धन्यवाद। कहाँ बैठे हैं? उधर बैठे हैं। और सेकंड सेशन की सुनील डैंग और संजय सिंगल, इन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड बहुत अच्छा चला है, हमारी साउंड की टीम के लिए इनको भी तालियां बजा, इनके लिए भी बजाइए। बहुत ही बेहतरीन काम किया इन्होंने भी। और कैमरामैन के लिए भी तालियां, कैमरामैन ने अपनी रिकॉर्डिंग करी है। कैमरामैन इधर खड़े भाई साहब, इनका भी धन्यवाद। और
सबसे महत्वपूर्ण, आप आज यहाँ आए, सुबह घर से जल्दी निकले, आपने समय निकाला, आपके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। आपने कुछ संकल्प भी लिए हैं, इसलिए आप सब अपने अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, जो FPRT के लिए वॉलंटियरशिप करना चाहते हैं, साहब मैं समय देना चाहता हूँ, वो भी एक बार हाथ उठा लीजिए। एक आदमी है, विकास भारद्वाज। नहीं, ये कुछ लोगों ने हाथ उठाए। दोस्तों, हम सबको आपसे मैं पूछना चाहता, हमारे प्रधान जी के ऊपर आपको ट्रस्ट है ना, और इनका एक मंत्र है कि सबको साथ लेके सबका विकास करना है, और आप भी इसमें भागीदार बनने चाहिए। मेरी आपसे सबसे ये अपील है कि सब उठ खड़े हो जाइए और इस कारवां को आगे बढ़ाइए। साथियों, चाय पीछे रेडी है, हम चाय लेके जाएंगे। और ये फॉर्म आपका PDF भी बेखा से भेज दिया ग्रुप में, वहाँ से आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा। बैंक अकाउंट की डिटेल डाल दी है, कल से आप बोर्ड से वो निकाल कर बैंक में पैसा जमा कराना शुरू करें। 15 अगस्त की लास्ट डेट है, 15 अगस्त के बाद ये फीस हम 30,000 रुपया करने वाले हैं। तो सभी बोर्ड मेंबर्स, हाँ, बोर्ड मेंबर सब ऊपर आ जाएं, स्टेज के ऊपर राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद हम इस कार्यक्रम को चाय के साथ संपन्न करेंगे। ऑल बोर्ड मेंबर प्लीज कम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए चाय पे चलते हैं।